नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और ये है CNBC आवास मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज, जहां पर मार्केट के एक्शन के साथ साथ अब बात ये भी होगी कि अगले हफ्ते बजट से पहले आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बाजार में घबराहट भरी बिकवाली, निफ्टी 17,600 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में 10 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे। सरकारी बैंकों में सबसे तगड़ी गिरावट, 5.5% फिसला निफ्टी का PSU बैंक इंडेक्स, 6% से ज्यादा टूटा बैंक ऑफ बड़ौदा। वहीं यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स भी टूटे। निजी बैंकों में भी गिरावट ज्यादा, NBFCs और मेटल में भी तेज बिकवाली। आज फार्मा ऑटो शेयरों ने दिया कुछ सहारा। अदानी ग्रुप के शेयरों में दूसरे दिन भी भारी बिकवाली, 25% तक गिरे अंबुजा सीमेंट और अदानी पोर्ट। ACC भी 20% नीचे। अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइजेस, सभी स्टॉक्स में भारी गिरावट। और अच्छे नतीजों के दम पर और खराब बाजार के बीच भी दौड़ा टाटा मोटर्स, स्टॉक 5% ऊपर। बजाज ऑटो के भी नतीजे अच्छों के बाद स्टॉक में दिखी तेजी। दोनों ही स्टॉक्स वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल। कमजोर नतीजों के बाद डिक्सन टेक में भारी बिकवाली, इंट्राडे में 20% तक फिसला शेयर। कंपनी ने अपने गाइडेंस में की है कमी। और बजट में सरकार घटा सकती है फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल सब्सिडी। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में आई गिरावट का दिखेगा असर। CNBC आवास की बजट एक्सक्लूसिव। ओके, चलिए तो मार्केट में इस समय हाहाकार, ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। और सुबह से ये हाहाकार चालू है। एक्चुअली हाहाकार शुरू हुआ था वेडनेसडे को, लेकिन वेडनेसडे को मार्केट थोड़ा लगा कि शायद बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए, क्योंकि क्लोज निफ्टी ने फिर 17,800 के ऊपर किसी कारण से दिखा दिया था। और ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक्सपायरी रिलेटेड वोज थे, वो सेटल हो जाएंगे, एक्सपायरी रिलेटेड नर्व्स हैं वो सेटल होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और आज तो एक्चुअली हश्ता वेडनेसडे से भी ख़राब दिन है एक्चुअली। आज 1.5% निफ्टी नीचे है, 3.5% बैंक निफ्टी नीचे। 1100 पॉइंट हमने वेडनेसडे को गंवा दिए थे, 1300 आज गंवा दिए। 2,500 पॉइंट 2 दिन में बैंक निफ्टी में गंवा दिए हमने। और आज जब शो की शुरुआत की थी, दिन की शुरुआत की थी, तो ऐसा लग रहा था कि ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी है एटलीस्ट आज, लेकिन आज वो भी नहीं हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स में 2% की डिक्लाइन, 1:9 का एडवांस डिक्लाइन। और ऑब्वियसली मतलब उसका रीज़न हम सब जानते हैं, जो सेंटीमेंट बिगड़ा है उसका कारण जिस तरीके से अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक लगातार वन वे सेलिंग प्रेशर बना है, थोड़ा सा मार्केट में एक रिस्क फैक्टर आज उसकी वजह से क्लियरली ओपन हुआ है। तो काफी रिस्क लग रहा है अनुज, स्पेशली पैनिक लग रहा है मोर देन दैट। इस समय रिस्क के लिए तो मार्केट में लोग आते ही हैं, लेकिन पैनिक कोई नहीं देखना चाहता। और आज स्क्रीन पर वही पैनिक दिखाई दे रहा है। देखते देखते देखिए इंडिया विक्स करीब 20% भाग गया। यहाँ पर मिड कैप्स हैं, दिग्गज हैं, अक्रॉस द बोर्ड आप गौर करेंगे तो बिकवाली की पोजीशंस काफी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सवाल यही है, 17,531 ये संभला, और वहां से अगर आप देखें सिर्फ 10 पॉइंट दूर है, तो अभी भी डे लो की ही ट्रैजेक्टरी में हम कारोबार कर रहे हैं। अगर ये लो भी टूट जाता है, आई एम नॉट श्योर इन लोज कब क्या मायने हैं। अगला लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है? वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर किसी ने कहीं ना कहीं ढूंढना है सहारा, वो किन लेवल्स पर आएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, वर्स्ट केस तो मार्केट में बहुत ही खराब होता है, तो वहाँ तक नहीं जाते हम थोड़ा सा वर्स्ट केस ढूंढ लेते हैं। चलिए, क्योंकि अभी केस बैड है, ठीक है। देखिए हर्षदा, दो चीज़ें, निफ्टी का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके अब हम नीचे हैं, वो था 17,590 पर। 200 इज सिंपल मूविंग एवरेज। और अच्छा, 200 डे में सिंपल मूविंग एवरेज की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का एवरेज है, तो उसमें वो थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। 17,290 अब वो लेवल है निफ्टी का वॉच आउट करने के लिए, 17,290। और उसके बाद आप एकदम ही अगर कहेंगे कि नहीं, एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर दो, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर दो मार्केट के लिए, वो लाइन आती है 17,750। सॉरी, जो सितंबर का लो है आपका, 30 सितंबर का लो, 30 सितंबर का लो था 16,747 इंट्राडे में, और क्लोजिंग बेसिस पे मैं कहूँगा करीब करीब 16,800। तो 16,800 आप पकड़ लीजिए कि एक आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है। मेरा एक व्यू था कि 16,800 वाला लो इंडियन मार्केट अब आगे जाके नहीं तोड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है ऑब्वियसली कि 16,799 पे आप बोल दें कि वो तोड़ दिया उसने। मेरा पॉइंट ये था कि अल्टीमेट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता। और एक चीज़ आप मार्केट में मान लीजिए कि जहाँ पे भी आप खरीदेंगे
वहाँ से मार्केट गिरेगा। तो लेकिन ये वो लेवल है वॉच आउट करने के लिए, प्योरली अगर आप लेवल्स की बात कर रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम लगातार 3-4 दिन से एक चीज़ कह रहे थे कि इस रैली को मैं जो रैली हो रही थी उसको मैं फेक रैली बोल रहा था, कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था उस रैली पे, क्योंकि पूरी की पूरी रैली सिर्फ एक स्टॉक की वजह से आई थी। आप HDFC बैंक को अगर निकाल देते तो पिछले 7 दिनों में बाकी के सारे बैंक स्टॉक्स एक्चुअली नेगेटिव थे, उसके बाद भी बैंक निफ्टी चल रहा था। अब 2 दिन में हुआ क्या, क्योंकि HDFC बैंक ने वो सारी की सारी बढ़त गंवा दी, और ये बैंक निफ्टी का मूव देखिए क्या, मतलब ये बिल्कुल टिपिकल एस्केलेटर मूव है। एलिवेटर, एस्केलेटर जो मर्जी आप मान लें, सीधा 20वें फ्लोर से 12वें फ्लोर पर आप आ गए एक साथ, और 12वें फ्लोर से 20वें फ्लोर तक आप चढ़ के गए थे, और उसके बाद 20वें फ्लोर से 12वें फ्लोर तक एक साथ आ गए। बैंक निफ्टी अभी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्चर पर खड़ा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का मैं 21 अक्टूबर का क्लोज देख रहा हूँ। 21 अक्टूबर का क्लोज था 40,009 का बैंक निफ्टी का, अब हमें 40,280 पर। वो क्यों इंपॉर्टेंट है 40,009? क्योंकि 40,009 के नीचे बैंक निफ्टी पर सीधा सपोर्ट आता है 39,305 पर, और उसके बाद सीधा 38,631 पर क्लोजिंग बेसिस पे। 2 दिन में अगर 2,500 निकल गया तो और उसमें 1000 में क्या प्रॉब्लम है? मतलब वो तो ये लॉपसाइडेड इंडेक्स की यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह लें या फिर अपॉर्चुनिटी कह लें। देखिए एक ना हमेशा में, क्योंकि हम लोगों का एक लेगेसी इशू रहा है ना, हम लोग हमेशा अच्छे बाजार, तेज़ी वाले बाजार को हमेशा अच्छा मानते हैं। ट्रेडिंग में आपका मैं बता सकता हूँ आपको, जिन्होंने ढंग से, मैं और आशीष यूट्यूब कर रहे थे, किसी सज्जन ने अंबुजा सीमेंट की 450 की पुट 18,000 पुट ली थी और लेके रखी हुई है 5 रुपये वाली पुट, वो तो वो उन्होंने 9 लाख रुपए बना लिए 1.5 लाख रुपए से। तो अगर आपको शॉर्ट करना आता है मार्केट में, तो वो ऐसी मार्केट से घबराना नहीं चाहिए। और उसमें क्या है, अगर ओवरबॉट मार्केट गिर रही है तो गिर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में फिर वो लेवल होंगे। तो इसके लिए अगर, क्योंकि आपने सिर्फ लेवल पूछे लेकिन मेरे लिए आज ज़्यादा जरूरी सवाल ये है, अगर आप इस पर डिस्कस करना चाहें तो, कि यहाँ से आगे क्या करें, क्योंकि लेवल्स तो आते जाते रहते हैं। मैं इनफैक्ट उसी पर आ रही थी अनुज, क्योंकि आज मार्केट ने फिर से याद दिला दिया है कि इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल राइट। नॉर्मली लोग एक तरफा तेजी देखकर भूल जाते हैं कि मंदी के दिन भी देखने को मिलेंगे। आज एक रियलिटी चेक हो गया, आज कल या फिर पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो हो गया है। अब सवाल यही है, अगर आप तेजी के साइड के अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो क्या फिर ट्रेडर नहीं, या फिर आप निवेशक है, क्योंकि डर उन लोगों को ज्यादा लगता है जिन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा लगाया हुआ है, क्या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर इट्स टू अर्ली टू टेल? आगे शायद और भी निचले लेवल्स मिलेंगे जो लेवल्स का हम इस समय जिक्र कर रहे थे। देखिए मैं बताता हूँ मेरी मार्केट को लेकर क्या रणनीति होती है, क्योंकि मैं तो खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और ETF में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी मार्केट में एक रणनीति होती है हमेशा कि मैं अपनी SIPs को कभी नहीं छेड़ता, लेकिन मार्केट जब भी मुझे एक बड़ा करेक्शन देता है, और बड़ा करेक्शन मतलब आप 10% मान लें, 6% मान लें, डिसाइड कर लें, उसमें मैं 20% लमसम में ऐड करता हूँ, और उसके बाद मार्केट अगर और गिरता है तो मैं और 20% ऐड करता हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट बॉटम आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप टुकड़ों में डिसाइड कर लीजिए। मेरे ख्याल से हर्षदा आज वो दिन है जिसमें आपको पहला टुकड़ा लगा देना चाहिए, क्योंकि आप 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बहुत करीब है। या तो यहीं से बाउंस कर जाएगा मार्केट, अगर नहीं भी करा तो भी एक रिस्क रिवॉर्ड जोन अच्छा है आपके लिए 20% पैसा लगाने के लिए। लेकिन पूरा 100% मत लगाइए, 20% ही लगाइए, और 20% का वेट करिए जब मार्केट थोड़ा और आपको डिक्लाइन दिखाए। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेक और ब्रेक इवेंट आने वाला है यूनियन बजट का। मेरे ख्याल से यूनियन बजट में अगर कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया, और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन के साथ जा रहे हैं मार्केट में, और अगर ये 3 अगर हो गए, और अगर ये अदानी वाला इशू ज़्यादा स्नोबॉल नहीं करता एक बड़ी उसमें इशू में, तो मुझे लगता है कि ये एक अनड्यू पैनिक। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं सोच रहा था कि ICICI बैंक का 4.5% गिरने का क्या मतलब है? कोई रीज़न नहीं है ICICI बैंक का 4.5% गिरने का। बट लेकिन प्रॉब्लम यही है, और ये हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि ICICI बैंक में कुछ तो बदला था। जब वो इतने अच्छे नंबर के बाद भी गिरा था उस दिन, वो आपका पहला इंडिकेशन था कि ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, और आज इसने वो 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया। जब मार्केट का लीडिंग स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज को एफर्टलेसली ब्रीच कर देता है, तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट भी इवेंचुअली करेगा वो, तो निफ्टी इवेंचुअली 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका वेट करें और तभी खरीदें। अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आज एक अच्छा दिन है, थोड़ा सा पैसा उसमें लगा दें, और उसके बाद अगर वो आपको और अच्छे लेवल पे मिलता है तो थोड़ा सा और ऐड कर दें। वेल्थ ऐसी ही बनती है। वेल्थ में तो आपको ये करना पड़ता है, चांस लेना पड़ता है, चांस लेना पड़ता है। या फिर ट्रेडिंग में जैसे राकेश जी कहते थे, वो વધારે વધારે લેવાનું, ઘટાડે ઘટાડે बेचवानू, कि चलती मार्केट में लो, घटती मार्केट में बेचो, या तो ट्रेडिंग कर लो। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट में तो आपको फिर ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। देखते हैं मार्केट संभलता है या फिर और फिसलता है। फिलहाल 17,550 पर वापसी निफ्टी की, 337 अंकों की गिरावट अब भी कायम है, और 1300 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। वीरो आफ्टरनून, पहला दिन एक्सपायरी का और पहले दिन ही तगड़ा शेकआउट देखने को मिल गया। जी हाँ,
और ये कुछ ऐसे दुर्लभ सेशंस में से थे दो हर्षदा, जब आपको मतलब आप सोच लीजिए कि बुधवार को जब आपने शुरुआत की थी, यू आर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, है ना। और अभी दूसरे दिन का अगर आप देखें एक अंश बाकी है और आपने 200 डेमा को वॉलेट कर दिया, तो सारे एवरेजेस से अगर आप देखें 10, 20, 50, 100, 200 है। निफ्टी ने कुछ देर पहले अपना 200 डेमा छुआ। और निफ्टी, मैं एक बात जो बेस बना रहा हूँ अपनी बात का, कि ज़्यादा शॉर्टिंग हर्षदा अब अगर आप पिछले कुछ 2 घंटे का मिजाज देखें तो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 600 पॉइंट दूर खड़ा है। आप पिछले कुछ देर में देखिए जरा HDFC बैंक की शॉर्टिंग, सुबह इसमें शॉर्टिंग नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं विटनेस कर रहा हूं कि HDFC बैंक में काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 16-17 पे सुबह एक कमज़ोर ओपनिंग के बाद स्टॉक में पुल बैक था, लेकिन हायर लेवल से इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे पूरी की पूरी फिगर सकता हूं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज क्या हो रहा है, बैंक्स में HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 3 ऐसे स्टॉक फ्यूचर्स हैं जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग है। इनफैक्ट SBI अपने 200 डेमा के नीचे 5 रुपए के फ्रैक्शन से ट्रेड कर रहा है। इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है। सीमेंट में आई थिंक ज़्यादा कहने की बात नहीं है, लेकिन ACC और अंबुजा सबसे बड़ी शॉर्टिंग, ACC में करीब 22% की, 11.7% की अंबुजा सीमेंट्स में। तो बैंकिंग के बाद ये स्पेस, और साथ ही साथ अगर आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जाएं जहां पे अदानी स्टॉक्स आते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस में 12.2%, अदानी पोर्ट्स में 9%, और एक इंडस टावर, ये एक ऐसा स्टॉक रहा जिसमें करीब 15% की शॉर्टिंग देखी गई है। अगर आप लॉन्ग देखें तो लॉन्ग सिर्फ बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, TVS और अशोक लेलैंड में आज विजिबल है, और एक ITC जिसमें शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। जो स्विंग आया है वो ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 1-2 घंटे में क्या सबसे ज़्यादा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हो रही है। और आप देखिए आपके स्क्रीन पर टिक बाय टिक चार्ट्स पे बैंक निफ्टी एट डे लो नाउ हर्षदा। जी हाँ, डे लो पर इस बार फिर इंडेक्स देखने को मिल रहा है, और सेल साइड की पोजीशंस तो अक्रॉस द बोर्ड है। अगर आप देखें आज मंदी वाले सौदों में आपको बैंक्स तो दिखेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही कुछ और एलिमेंट्स भी है जो मार्केट में अपनी वीकनेस और बढ़ा रहे हैं। ICICI बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे, देखिए ONGC जैसा स्टॉक 4% नीचे, BPCL 3.5% की गिरावट पर, वहाँ कोल इंडिया में भी 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। और इन स्टॉक्स में बिकवाली के पीछे ऐसे कोई खास बड़ा कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी टूटे हैं। अच्छा, डिक्सन आज 19% नीचे, क्योंकि नतीजे बेहद खराब रहे। आगे मैनेजमेंट से बात भी करेंगे तो वो स्टॉक टूटने बनता है। HPCL, BEL, PFC जैसे स्टॉक्स में भी हमने देखा है अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में हमने देखा एक मेजर शेकआउट देखने को मिला। हालांकि तेजी के कुछ स्टॉक्स, एक तो PVR पठान की सक्सेस, फायदे का सौदा सुबह में इनफैक्ट 4% ऊपर था, फिलहाल 1706 के लेवल्स पर। सिप्ला में कुछ आधे % की तेजी, और डॉक्टर रेड्डीज में कुछ तेजी देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे अच्छे, सिप्ला में आपको याद होगा वेंसडे को नतीजे आए, क्रैक देखने को मिला था, उसके बाद जो फाइनल डिटेल आया है वो अच्छा निकला है नतीजों का, तो स्टॉक आधा % ऊपर। और ITC है वो तेजी की तरफ का स्टॉक, जहां पर 1.5% तक के गेंस देखने को मिले हैं, और बजट में हम अच्छी मजबूती के साथ ITC में दरअसल उतर रहे हैं। अब इस मार्केट में अब आपकी नई अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस समय का ट्रेड क्या बनता है, इस पर हमारे जानकार एकदम तैयार है। फंडामेंटल्स के लिए हम बात कर रहे हैं कोलकाता से राजेश अग्रवाल से। टेक्निकल पैनल में हमारे साथ कविता जैन, प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, शिवांगी सारदा और अमित सेठ हैं। 2:20 पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट से डिटेल में होगी। सौरभ गुप्ता हमारे साथ होंगे, कंपनी के CFO, और साथ ही साथ हम 2:30 बजे फोकस करेंगे आने वाले नतीजों पर, जहां पर L&T जिसके नतीजे आने वाले हैं उस पर एक चेक लेंगे आशीष से, और साथ ही टेक महिंद्रा के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, उसकी भी बातचीत होगी। 2:40 पर 4 का चौका, शिवांगी शारदा देंगी सस्ता ऑप्शन, FNO का सुपरस्टार राजेश सातपुते से लेंगे, तो कविता जैन बताएंगी चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल से समझेंगे। 2:50 पर बाजार और बजट पर हमारे साथ जुड़ेंगे कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव VP पंकज टिब्रेवाल, इनसे भी होगी डिटेल में चर्चा, और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन को तो जोड़ेंगे ही। ओके, चलिए एक रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आ रही है, एक उस खबर को ज़रा चला देते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो रॉयटर्स, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये खबर ये हमारी खबर नहीं है, ये रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स का कहना ये है कि जो इंडिया का मार्केट रेगुलेटर है उसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि इससे भी
उन्होंने एक थोड़ा सा डिटेल्स मांगे हैं ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल जो यूज़ हुआ था उसके लिए, जो अदानी होलसिम डील है। जो अदानी होलसिम डील थी वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू हुई थी वो डील, और वो एक लेवरेज बाय आउट था, तो उस पर डिटेल मांगे गए हैं। और उन्होंने स्क्रूटनी जो है वो थोड़ी सी टाइटन की है जो रीसेंट डील्स हुए हैं उनके ऊपर। तो ये एक इस समय एक खबर आ रही है रॉयटर्स के हवाले से, और जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट है वो उनको यूज़ कर सकते हैं अपनी जो उनकी खुद की एक प्रिलिमिनरी प्रूव है हर्षदा वो उसके अंदर। तो ये एक खबर आ रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो खबर है ये रॉयटर्स के हवाले से आ रही है। हमने CNBC आवाज़ ने इसकी पुष्टि नहीं की है, और ना ही हम इस रिपोर्ट की वेरासिटी को लेकर या ऑथेंटिसिटी को लेकर के कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है। ये रॉयटर्स ने क्योंकि खबर चलाई है, इसलिए हम रॉयटर्स को कोट करके ये खबर चला रहे हैं इसके लिए। तो बेसिकली अदानी ग्रुप पर नजरें रहेंगी। अब देखते हैं यहाँ पर फाइनली सभी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या नहीं रॉयटर्स की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर। लेकिन मार्केट के एक्शन पर अब जानकारों को जोड़ना शुरू कर लेते हैं अनुज, स्पेशली क्योंकि कोशिश कर रहा है 17,500 पर तो हम सुबह से ही कायम थे। अच्छा 17,531 लास्ट लो हमने नोट किया था, 520 आ चुका है, तो डिप थोड़ा सा और गहरा चुका है, और 40,191 का जो लो था वो भी अभी निफ्टी बैंक टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। देखते ही देखते 1400 अंकों तक की गिरावट अब निफ्टी बैंक में, और सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट से ज्यादा टूटा है। मिड कैप्स में भी अब प्रेशर अचानक इंटेंसिफाई होता हुआ। अब आई डोंट नो ये रॉयटर्स की खबर के हवाले से लोग फिर से अपनी पोजीशंस काटने लगे हैं, लेकिन प्रेशर तो है मार्केट में। प्रेशर है मार्केट में। देखिए एक चीज़ है मार्केट में, जो वेडनेसडे की डिक्लाइन थी वो फ्रेश डिक्लाइन थी, पहले डिक्लाइन थी, और उसके बाद अब मार्केट में फॉलो थ्रू है। क्लियरली कुछ तो डर है मार्केट में कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, जैसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट योर गट फीलिंग, ये वो वाली बात है कि मार्केट लग रहा है नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पहले बेचो बाद में हम वो करेंगे, बाद में सोचो। जब बुल मार्केट होती है ना, पहले खरीदो बाद में रिसर्च करो। अब ये वाला वो वाला मामला आ गया कि पहले बेच दो बाद में हम देखेंगे क्या करना है, वरना अच्छा देखिए अब प्राइस के आलम देखिए आप, अंबुजा सीमेंट का प्राइस लेकर आइए एक बार जरा स्क्रीन पर, और ये तो मतलब वो जो प्राइस जिस प्राइस पर डील हुई थी उससे भी नीचे आ गया। हालांकि अदानी ग्रुप के खुद के स्टॉक्स रिकवर हो गए हैं लोअर लेवल से। अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स खुद के लोवेस्ट लेवल पर नहीं है, इंटरडे लोज तो काफ़ी ज़्यादा थे, इससे वो रिकवर हो गए, लेकिन मार्केट लो पॉइंट पर है। एक्चुअली टेक्निकल कॉल्स लेने से पहले एक बार राजेश जी से पूछ लेते हैं कि उनका क्या व्यू बन रहा है इस चीज़ को लेकर, जो पूरा मामला बन रहा है ये अदानी ग्रुप का, और जिस तरीके का मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही है। राजेश जी आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे इसको? राजेश अग्रवाल जी, मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ क्योंकि। गुड आफ्टरनून अनिल जी, हर्षित। गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता जी, वीरेंद्र जी और भी पैनल में जो मित्रगण हैं। आपने सही कहा, हाहाकार मचा हुआ है बाज़ार में और पैनिक सेलिंग है एक तरीके से कहा जाए तो। अडानी ग्रुप की बात न की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, रिपोर्ट है सेबी की, अभी जैसे आप रॉयटर्स के हवाले से बता रहे थे, इंक्वायरीज़ है, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ बैठेगी। लेकिन इस पैनिक में एक चीज़ ऐसी हुई है कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली साउंड हैं, कोई रिलेटेड ही नहीं है इस न्यूज़ से, वो भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहे हैं। 5-10% का कट ऊपर के लेवल से आज के डेज हाई से दिखा रहे हैं, कल के क्लोजिंग से कह लीजिए। ऊपर के लेवल से तो बहुत कट दिख चुका है 2-3 दिन के अंदर। तो मैं समझता हूँ वहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसको दूसरी तरीक़ा से अगर कहा जाए तो अभी पठान पिक्चर में एक डायलॉग आया है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन। जब टर्बुलेंस आता है तो आप एयरक्राफ्ट से कूद नहीं पड़ते हो, आप सीट बेल्ट बांधते हो और चुपचाप बैठे रहते हो। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं खास करके, अगर उन्हें इस वक्त पैसे डालने का मन नहीं है, वैसे तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की, बट अगर मन नहीं है तो एटलीस्ट चुपचाप बैठे रहें, वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है, प्रोवाइडेड आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग हो, नंबर्स अच्छे हों और आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ क्लियरली दिख रही हो। बहुत सही बात कही। और उसमें एक और अनाउंसमेंट भी होती है नॉर्मली प्लेन में कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क खुद पहन ले। तो पहले अपना पोर्टफोलियो संभालें, उसके बाद फिर वो करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है ये कि जब टर्बुलेंस हो तो हम कूदते नहीं हैं प्लेन से, सेफ्टी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ठीक रहेगी सब चीज़ें।
तो इस सेफ्टी में फिर सवाल यही है कि इंडेक्स में अगर किसी ने सुबह में ट्रेड लिया है और आई एम गेसिंग लोगों ने मार्केट की चाल देखकर फिर मंदी वाला सौदा लिया होगा। टेक्निकल्स पर मैं आती हूँ। मैं इनफैक्ट गाबा साहब एक बार व्यू फटाफट से दे दीजिए, कंसिडरिंग हम वो लोअर लेवल्स को भी टेस्ट कर रहे हैं। अब 17,500 कभी भी टूट सकता है जिस तरह की स्थिति आ गई है मार्केट में। अगर ये शॉर्ट की पोजीशन सुबह में है या फिर इंट्राडे में किसी ने ली, उसको कैरी करने वाली सिचुएशन लग रही है, या फिर इस समय आज के आज आप परहैप्स 3 बजे के आसपास तैयारी करेंगे और शॉर्ट के सौदे को भी काटने की? एक्चुअली मैं गुड आफ्टरनून टू यू। पिछले 8-10 दिनों से एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वाटरफॉल पैटर्न। अगर ब्रीच हो जाता है 17,800 तो एक वाटरफॉल होगा। तो ये वाटरफॉल पैटर्न शुरू हुआ है अभी लगता है मुझे। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे की है तो ये 17,500 अच्छी जगह है साइकोलॉजिकल कवर करने की। लेकिन जो लार्जर पैटर्न बना हुआ है कुछ महीनों से, उसके हिसाब से लगता है ये 17,500 भी टूटना चाहिए और भी लो लेवल देखना मिल सकता है। क्योंकि जो 18,000 आज मेरा उम्मीद था कि शायद 18,000 जाएगा, अपने मिलेगा और रुकेगा वहां पर, लेकिन 18,000 भी गया नहीं। साइन ऑफ वीकनेस है, वीकनेस काफी अपेरेंट है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे पोजीशन है तो कवर कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्टे लॉन्ग, स्टे शॉर्ट। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, बाकी कॉल्स भी लेंगे लेकिन थोड़ा मार्केट पर एक और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी गिर रहा है मार्केट। अब जैसा हर्षदा ने कहा 17,500 भी अब सेफ नहीं है। 17,800 से शुरू हुआ, 700, 600, अब 500 भी सेफ नहीं लग रहा है। दिलीप भट्ट भी जुड़ गए हमारे साथ। दिलीप जी गुड आफ्टरनून। ऐसे पैनिक मार्केट में पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, और नॉर्मली पैनिक में बाय करने पे पैसा बना है। इस बार भी वही होगा या फिर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा अवॉइड करें मार्केट में? ऐसा लग रहा है कि अगर आप पैनिक में बाय करना चाहते हैं तो योर टाइम फ्रेम शुड बी क्लियरली 1 to 1.5 years, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आई थिंक अभी भी हेडविंड्स काफी हैं और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, और अगर हम दूसरा भी देखें हेडविंड्स में कि एफआईज आर स्टिल सेलिंग, तो यहाँ से अगर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एफआईज यहाँ से रिकवरी आएगी तो भी इट विल बी अ वीक रिकवरी। So I think one should not really be in a hurry to jump and buy from the current levels. One should, even if one wants to buy, एक SIP या deferred buying जिसको बोलते हैं उस तरह से कर सकते हैं। और and we are running into a budget, so ये short term में थोड़ा बहुत momentum आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जिस another very strong moving part is of course ये controversy कब settle हो जाएगा, या फिर कंट्रोवर्सी सेटल होके वापस 1 महीने के बाद रिसर्फेस होगा, दैट इज एनीबॉडीज कॉल। सो आई थिंक द सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड, बट एज व्हाट आई से, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्ले फॉर 1.5 to 2 years, yes, one should buy in a very very gradual way। नहीं तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का जो देख रहे हैं उसके लिए आई एम नॉट टू इंक्लाइंड टू बी इन हरी टू बाय। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। 1 से 2 साल का नजरिया है तो धीरे धीरे करके पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन सुबह से जो चर्चा हो रही है और जिस तरह से बैंक्स टूट रहे हैं, अदानी ग्रुप का टूटना शायद लोगों को समझ में आएगा क्योंकि एक नेगेटिव रिपोर्ट आए, बड़े शॉर्ट सेलर्स खड़े हैं वहां पर, स्टॉक बेच रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है तो प्रेशर आया है। लेकिन बैंकों में इतनी बिकवाली क्यों, जहां पर ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हाल ही में जो भी कंपनी ने डेट लिया है या फिर ग्रुप ने डेट लिया है वो ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन बैंक से लिया। भारतीय बैंक का एक्सपोजर लिमिटेड है और बहुत कम है। लेकिन भारतीय बैंक्स में इतना पैनिक सेलिंग क्यों हो रही है? क्या डर है किसी तरह के सिस्टमिक रिस्क का या फिर ये ओवर रिएक्शन है? आई थिंक इट्स बोथ। ओवर रिएक्शन तो बिल्कुल है और एक तरह का एक अनसर्टेनिटी है, एंड मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। हमने देखा है कि जिस ये सब एसबीआई खास करके ऑल पीएसयू बैंक्स हैव रैलीड बिकॉज उनके एनपीए प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉर्टेड आउट फॉर अ मेजर पार्ट, और यहाँ पर सिर्फ क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन अगर जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, द एक्सट्रापोलेशन दैट इज बीइंग डन इज, अगर ये मैटर और ज्यादा गंभीर हो जाता है तो इनका इम्पैक्ट या रिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स। तो वही डर जो अभी, यही एक डर है जो बहुत कॉन्टेजियन इम्पैक्ट दे रहा है। तो शायद हमको लगता है अवर कॉल बेसिकली इज दैट बैंक्स स्टिल लुक प्रेटी गुड, इन माय ओपिनियन समथिंग लाइक एन एसबीआई इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा है एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक जरूर ध्यान देना चाहिए, या फिर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में,
and one should try to buy this very, very gradually over a longer period of time. जैम ये कमेंट आपके अगर आप देखें दिलीप जी, एसबीआई तक सीमित थे, बीओबी तक सीमित थे, लेकिन इनफैक्ट इसी प्रश्न को बैंकिंग में ही थोड़ा सा एक्सटेंड और करूं। आई मीन हम सब के सब 26 जनवरी में शायद अदानी समूह का जो एक्सपोजर है बैंक्स की तरफ उसको रीड करने में लगे हुए थे। अब आई थिंक वो परसेंटेज सबको नोन है, बट इस प्राइस डैमेज में जिस तरीके से प्राइवेट बैंकिंग ने बिहेव किया एंड द वे आईसीआईसीआई इज बिहेविंग, आई मीन 950 से करीब करीब 819 की ट्रेजेक्टरी में, यही प्रश्न मैं जो हर्षदा का था थोड़ा केंद्रित करूं अगर प्राइवेट बैंक्स की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक पर आपका टेक इस प्राइस पर नाउ एट 810 सर। So I think ICICI Bank या HDFC Bank या अदर प्राइवेट बैंक्स में ट्विन इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। एक तो ये जो कंट्रोवर्सी सरफेस हुआ है उसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, और सेकंड जो लगातार एफआईआईएस का जो सेलिंग चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट अ मंथ से, तो ये ऐसा बता रहा है कि शायद ये 1 मंथ से जो एफआईआई का सेलिंग है, and they have been, if you see, they have always been sellers in some of the banks because that is what they hold the most. तो इसी वजह से ये जो प्राइवेट बैंक्स है HDFC, ICICI, उनका ट्विन इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द करंट कंट्रोवर्सी एज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एफआईआई सेलिंग। और ये जब तक ये एफआईआई का सेलिंग खत्म नहीं होता, मुझे लगता है शायद ये बैंक्स विल रिमेन रेंज बाउंड और मे नॉट रियली पार्टिसिपेट इन एनी सीरियस अपवर्ड मूव। ओके दिलीप जी, शुक्रिया चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और कहूँगा मैं हर्षदा, एक थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि जो रीसेंट मार्केट में एंट्रेंट्स हैं, जो सुबह हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी यंग एज के लोग थोड़ा ज़्यादा आए हैं मार्केट में, उन्होंने डिक्लाइंस देखे नहीं है मार्केट में। अभी मार्केट गिरा कितना है मैं देख रहा था, निफ्टी 7% गिरा है हाई से और अभी भी 52 वीक लो से 15% ऊपर है। सब बोल रहे हैं बैंक निफ्टी बहुत गिर गया। बैंक निफ्टी अभी भी जो उसका रीसेंट 52 वीक लो था वहाँ से 25% ऊपर है और सिर्फ अपने हाई से सिर्फ 8% नीचे है। ठीक है ना, 25% ऊपर है लो से जो हमने अभी देखा था। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको वहाँ से, और 8% के करीब नीचे है। तो मार्केट ऐसा क्या गिरा है, कितना गिरा है मार्केट? मुझे याद है जब 2003 से 8 वाली जो सबसे बड़ी बुल मार्केट, जो मैं अभी तक मानता हूँ कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बुल मार्केट थी, क्योंकि उसमें रियल लेवल में लोगों ने पैसा बनाया था, उसमें 3 या 4 बार निफ्टी गिरा था 30%। और जो वो सबसे गंदा वाला बॉटम आया था उसमें तो 58% गिरे थे। मैं एग्जैक्ट मुझे याद है, टॉप टू बॉटम वो जो लीमन वाला था उसको तो चलो खैर मैं अगर एबरेशन में मान लूँ। उसके अलावा भी 3 करेक्शन हुई थी 30% की, 30 या 25 से 30% की। आजकल हम 7-8% पे ही घबरा जाते हैं। मतलब मार्केट टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है कोई, अगर आप देखेंगे तो। निफ्टी जैसा मैं कह रहा हूँ 7% गिरा है, बैंक निफ्टी 9% गिरा है। इवन आप मिड कैप इंडेक्स ले लीजिए, मिड कैप इंडेक्स भी अपने लो से 20% ऊपर है और हाई से 9% गिरा है। तो ऐसा हाँ, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर था वहाँ ज़्यादा गिरावट आ गई, तो आपको लग रहा है कि ये जो गिरावट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो मेरा जो ओवरऑल मार्केट गिरा है उसके हिसाब से। चलिए अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे दूसरे जानकार भी तैयार है, उनको भी जोड़ना शुरू करते हैं और उनका भी फटाफट ट्रेड लेना शुरू करते हैं। शिवांगी बताइए इस समय क्या सौदा आइडेंटिफाई किया है? शिवांगी, कोई खास ट्रेड जो आपने आइडेंटिफाई किया है इस घंटे? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि बाजार में जो है काफी वीकनेस जो है उसके कारण जो सेक्टर्स है वो काफी प्रेशर में है। लेकिन इस बीच में जो आईटी स्टॉक्स है वो अभी भी थोड़े बहुत मोमेंटम दिखा रहे हैं। यहाँ पे परसिस्टेंट मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें तेजी बने रहने की एक एक्सपेक्टेशंस है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और कम से कम हम यहाँ पे 47-40 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे, 4460 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, परसिस्टेंट सिस्टम्स में इस गिरावट में बाय करिए, ये इस समय शिवांगी जी की कॉल। निफ्टी ने अब तोड़ दिया है 17,500, अब हम आ गए हैं हर्षदा 17,496 पे। तो एक एक करके लेवल्स टूट रहे हैं और एब्सोल्यूट लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। एक बार जरा स्टॉक्स लेकर आते हैं जिन्होंने इस डिक्लाइन में पार्टिसिपेट किया। जो लास्ट का डिक्लाइन है वो पूरा आईटी की वजह से, पूरा का पूरा। इनफैक्ट निफ्टी आईटी लेकर आइए एक बार ज़रा, और ये क्लियरली इंडिकेशन है कि अब पैनिक जो है वो फैल रहा है, क्योंकि एक जैसे कहते हैं ना थ्रोइंग इन द टॉवल आईटी। अच्छा अब मुझे बताइए, इन्फोसिस का अदानी से क्या लेना देना है या टेक महिंद्रा का अदानी से क्या लेना देना है? चलिए बैंकों में आपने एक बार कह भी दिया कि कनेक्शन है या नहीं है, उस पर डिबेट हो भी सकती है। ये स्टॉक क्यों गिर रहे हैं अब? और नैस्डैक भी ज़बरदस्त चल रहा है, कल तो नैस्डैक ओवरनाइट 2% ऊपर था। यहाँ नंबर्स भी अच्छे आए हैं,
तो फिर क्यों गिर रहे हैं ये बेसिकली जो मार्केट में जैसे कहते हैं ना एक थ्रोइंग इन द टावल। अब आप कई बार जब उस स्टेज पर आ जाते हैं, फ्राइडे को नॉर्मली मैं देखा कई बार क्लीन आउट हो जाता है मार्केट में, एक्सेसेस सारे निकल जाते हैं। आज मुझे लग रहा है ये एक्सेसेस निकल रहे हैं मार्केट में, जिस तरीके से मार्केट लगातार करके गिर रहा है। तो एक बार वो स्टॉक्स लेकर आते हैं जो नीचे लेकर जा रहे हैं मार्केट को, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा और TCS। ये 4 स्टॉक्स हैं जिन्होंने एकदम से मार्केट को पिछले 5-6 मिनटों में 17,500 के नीचे धकेला है। गाबा जी सॉरी आपकी कॉल अब तक ले नहीं पाए हम, बताइए इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक क्या कॉल होगी? शॉर्ट सिंपल, मुझे लगता है HDFC में थोड़ी वीकनेस अब भी है। ट्रेड करा है 2631 के आसपास, पॉसिबल है कि 2600 स्लाइड देखने को मिल सकता है। स्टॉप होना चाहिए 26560 का। HDFC शॉर्ट वीक। ओके, HDFC शॉर्ट आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 2641 पर डेट करता हुआ। और कुछ काउंटर्स लिखे आइए जो कि अब डील ऊपर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र हम कर रहे थे, डील ऊपर। राजेश सतपुते जी, अभी PSU बैंक्स में आपको कोई, क्योंकि फरवरी का महीना शुरू हुआ है, जस्ट फर्स्ट डे तो अगर आप देखें हॉरर शो शुरू हुआ, आपका बैंकिंग में शॉर्ट लेने का मन कहाँ पर है? क्योंकि अब बैंक निफ्टी, इसमें कोई दुराय नहीं है कि स्क्रीन पे 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो उसमें चुंबकीय शक्ति है वो उसको खींच रही है अपनी तरफ। आपका शॉर्ट का गुंजाइश कहाँ नजर आ रहा है आपको बैंक्स में, और या फिर कोई पुट ऑप्शन जो आपने लोकेट किया हो आज के सेशन में? वीरेंद्र जी देखिए, बैंकिंग में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जबरदस्त बिकवाली हो रही है विद ओपन इंटरेस्ट, और वो भी आज का पहला दिन है। आप SBI देखे, कैनरा बैंक देखे या बैंक ऑफ बड़ौदा देखे, तो अगर आपको एक के साथ जाना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही जाऊंगा, जिसका जिक्र अभी आपने किया, क्योंकि इसने अपने 100 DMA को तोड़ा है और नाउ इट इज चेजिंग टू इट्स 200 DMA जो करीबन 140, तो लोअर साइड बहुत ज्यादा खुल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी ध्यान में रखते हुए अगर आपको शॉर्ट करना है देन डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा वो कैंडिडेट होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा आपको 166 का, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, लॉट साइज भी बड़े हैं, तो 166 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट होगा। 140 का पोजिशनल टारगेट होगा। इसका इंटरमीडिएट यानी स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें 150 के आसपास एक छोटा सपोर्ट बनेगा, तो 150 वो टूटा तो 140, ऐसे 2 टारगेट मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा के शॉर्ट फॉल में आने चाहिए। चलिए, आपकी अगर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे शॉर्ट है। कविता जी, आप क्या चीज़ करेंगी? और निफ्टी IT इस बीच स्क्रीन पे लेके आइएगा। अब करीब करीब 500 पॉइंट टूट कर 29,565 एट डेलो, यस एट डेलो। तो ये जो लगभग समझ लीजिएगा कि 1:30 से लेके 2:30 बजे के बीच का प्रेशर है, वो स्पॉन्सर किया है निफ्टी IT ने। मैं इसका जिक्र अभी इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरे सिस्टम ने अलर्ट किया कि 3 दिन की बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद फिर लौट के आया है IT यानी निफ्टी IT एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2957 एट द रेट जो है ना ये लेवल, ये 200 डे में है। कविता जी, आपका ट्वीट क्या है? So good afternoon Viren ji, good afternoon everyone. Well across the board selling है और as of now जैसे आप IT की बात कर रहे हैं due to this event and all too, मुझे लगता है IT में जो एक पुल बैक बना था, रैली जो हम देखे हैं, वहाँ काफी सारे फॉर्मेशंस पर हम देखे एज लाइक मिड कैप IT में ही बात करें तो कोफोर्ज ने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। ये गिरावट में मुझे लगता है इन डिक्लाइन को एज बाइंग अपॉर्चुनिटी IT में देखना चाहिए, क्योंकि IT एक अच्छी गिरावट के बाद अपनी रैली को ऊपर की तरफ लेते हुए जा रहा था। सो मुझे लगता है डिक्लाइन को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखे, नॉट एज द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे ओनली। मुझे लगता है 4216 जो कि इसका एक 38% रिट्रेसमेंट होगा प्रीवियस रैली का, वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, दैट इज 4180। उस लेवल पे बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच रखें। नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4150 का। ऊपर में मुझे लगता है 2 या 3 दिन का अगर हम थोड़ा सा समय दें इस काउंटर को, डिक्लाइन पर प्लीज बाइंग करें। ऊपर में 4350 4400 के लेवल्स के लिए कोफोर्ज विल बी द बाय ट्रेड। भी होप है, भले ही मिड कैप IT और ओवरऑल IT स्पेस में थोड़ी सी ऊपरी लेवल से बिकवाली आ रही हो, लेकिन डिप पर खरीदारी के मौके ढूंढना शुरू करने चाहिए। परसिस्टेंट शिवांगी ने पिक किया तो कविता कह रही है कोफोर्ज। अमित सेठ भी हमारे साथ जुड़ गया। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मैं बर्जर पेंट्स पे शॉर्ट जाना चाहूंगा। वीकली में देखे तो इसने अपना वीकली में भी 200 ब्रेक किया है और डेली में अपना स्विंग लो बर्जर पेंट ने वीक किया है। जब क्रूड ठीक था तब भी इसने नहीं परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा डाउनफॉल और बाकी है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस लगभग 535 का है, 540 का स्टॉप लॉस रहेगा और 525 के टारगेट्स रहेंगे।
5 के लिए एक मौका बिकवाली की तरफ का, ये भी आपके लिए एक वीक स्टॉक ही दिखाई दे रहा है। 17,497 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन इस समय आप देखेंगे 500 पर वापसी कोशिश कर रहा है किसी ना किसी क्या आप संभलेगा लेकिन इतनी गिरावट में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे याद है जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था वो था 1:5 के आसपास, और अब देखेंगे 1:9 के करीब आ चुका है। तो क्लियरली वो क्रैक्स गहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप एंड पर भी 600 अंकों तक की गिरावट आ चुकी है। और एक स्टॉक जो काफी पिटा है आज वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वायदे का टॉप लूजर अदानी ग्रुप कंपनी नहीं है बल्कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। तीसरी तिमाही के नतीजे और उसके बाद देखिए स्टॉक की क्या धुलाई शुरू हुई है। आज एक ही दिन में ये स्टॉक करीब 650 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के रेवेन्यू में 22% की गिरावट आई है, मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। आगे डिमांड की स्थिति क्या रहेगी और मेजर पेन पॉइंट क्या है कि कंपनी को अपना गाइडेंस काटना पड़ा। कुछ ही हफ्ते पहले आपको याद होगा इसी मंच पर हमारे साथ कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता जुड़े थे और उन्होंने भरोसा दिलाया था 15,000 करोड़ तक के रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर डिलीवर करेंगे, लेकिन कंपनी ने अपने गाइडेंस को काटा है। 12,700 की बात हो रही है। सौरभ, आफ्टरनून। अचानक क्या बदला है पिछले 3-4 हफ्तों में, अगर आप हमें बता सके कि आपको पहले तो गाइडेंस काटना पड़ा? तो हमने थोड़ा सा गाइडेंस हमने दिसंबर मंथ में कम कर दिया था। हमें लग रहा था कि 14,000 करोड़, हमने 13.5 to 14,000 करोड़ का गाइडेंस दिया था, बट उसमें भी क्लियरली हमें लग रहा है कि शॉर्टफॉल आएगा। जो मेजरली चीज बदली है वो बेसिकली हमारे मोबाइल की सेल्स है, जो कि इंडियन मार्केट काफी सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन हो गई है और हमारे एंकर कस्टमर जो मोबाइल बिजनेस में है उनकी भी सेल्स काफी गिर गई है। Q3 में अगर आप देखें इंडस्ट्री की रिपोर्ट तो ऑलमोस्ट 27% की डी ग्रोथ है मोबाइल में, जो कि आफ्टर 9 इयर्स के बाद इतनी बड़ी डी ग्रोथ आई है मोबाइल बिजनेस, मोबाइल वॉल्यूम्स में इंडिया में। तो उसका मेजर रीजन है मोबाइल बिजनेस का रेवेन्यू गिरने की वजह से हमारी गाइडेंस हमें इस साल की कम करनी पड़ी है। आप क्या क्वांटिफाई कर पाएंगे कितना कमजोर रहा है ये स्मार्टफोन वाला बिजनेस? इज इट नियरली 10 to 15% डाउन इन दिस क्वार्टर? और क्या ये फिर स्पिल हो रहा है अगले 2 क्वार्टर्स में भी? तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने इस एंकर कस्टमर के लिए ऑलमोस्ट 1 मिलियन क्वांटिटी करी थी Q1 और Q2 में, वो Q3 में आके ऑलमोस्ट 50% हो गई है एंड Q4 में जाके ये इसमें डेफिनेटली ग्रोथ आएगी अराउंड 45-50% की Q3 से, बट स्टिल वो Q1 और Q2 के लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। तो हमने तो इसका जो गाइडेंस कम होने का कारण यही है कि Q3 और Q4 की सेल्स इस एंकर कस्टमर की हमारी गिर गई है, जो कि हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है मोबाइल बिजनेस में। सौरभ जी, एक और चीज़ जो आपका लाइटिंग प्रोडक्ट अगर आप देखें रेवेन्यूज थे उसमें एक सब्सटेंशियल डिप था। मैं जानना चाहूँगा अगर मैं 2 सेगमेंट्स की बात करूँ, एक तो लाइटिंग प्रोडक्ट्स प्लस आपका जो EMS डिवीज़न है, वहाँ पे थोड़ा सा स्थिति स्पेशली लाइटिंग प्रोडक्ट्स में ख़राब है। वहाँ स्थिति क्या देख रहे हैं अगले आप 2-3 क्वार्टर्स में? और EMS डिवीज़न में डिमांड काफ़ी श्रिंक हुई है क्या? नहीं, सो लाइटिंग बिजनेस डेफिनेटली इस क्वार्टर में हमारा कम रहा है, तो मार्केट में थोड़ी डिमांड म्यूटेड थी। दूसरा, लाइटिंग में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी LED बल्ब की, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 70% सेल्स है लाइटिंग में, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है और उसकी यूनिट वैल्यू जो होती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, उसमें फॉल हुआ है। फॉल ऑलमोस्ट 15 से 16% का है, तो उसकी वजह से हमारी रेवेन्यू ग्रोथ कम दिख रही है। तो लाइटिंग में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, हमने काफी काम किया वैल्यू इंजीनियरिंग पे, हम नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं। सो लाइटिंग की आपको सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखेगी Q4 ऑनवर्ड्स, और हमारे मार्जिन्स अगर आप लाइटिंग में देखें तो डेफिनेटली उसमें काफी इंप्रूवमेंट है एंड वो मार्जिन्स हमारे सस्टेनेबल भी हैं और गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है वो मार्जिन्स बेटर भी हो सकते हैं। ऑन द लाइटिंग बिजनेस, ये आपने मोबाइल बिजनेस में स्लो डाउन की बात की, अब उसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो रेवेन्यू 39% घटा है, उसके पीछे क्या कोई, इज इट द सेम क्लाइंट दैट इज आल्सो एक्सपोज्ड टू द अदर सेगमेंट्स, या फिर यहाँ पर कुछ और पढ़ें? नहीं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देखें तो अगर हमारा 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखें तो हमारी वॉल्यूम ग्रोथ हुई है ऑलमोस्ट 16 to 17% की। जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली LED TV का पोर्टफोलियो है एंड मार्केट में, इंडस्ट्री में इसका इस साल फ्लैटिश ग्रोथ रही है, उसके बावजूद हमने 17 to 18% ग्रो किया है और हम लोग साल के एंड तक ऑलमोस्ट 20% ग्रो करेंगे 9 मंथ्स की परफॉर्मेंस में। तो हमने हायर शेयर ऑफ वॉलेट लिया अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, नए कस्टमर्स ऐड करें। ये जो डी ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में, हमारा मोबाइल बिजनेस, TV बिजनेस बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस है,
जहाँ पे जैसी प्राइसेस ऑफ कमोडिटी अगर कम होते हैं तो वही पास ऑन करते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है एक डिस्प्ले का कंपोनेंट होता है जिसके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफी कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो सेलिंग प्राइस है पोर्टफोलियो का वो 11,500 पर आ गया है, जो कि लास्ट ईयर 17,500 पर था। तो हमें इसका रेवेन्यू का बिजनेस में कोई पास थ्रू रेवेन्यू है, हमारे मार्जिन इनफैक्ट बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं, बट सिंस वो कमोडिटी कॉस्ट सिंपल पास थ्रू होती है तो वो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि रेवेन्यू कमोडिटी की जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसके प्राइसेस गिर गए। ओके सौरभ, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपने मोबाइल में कहा कि अगले क्वार्टर प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू कम बैक टू द हायर साइड ऑफ द बिजनेस। क्या ये सिर्फ एक क्लाइंट की प्रॉब्लम है या फिर आपको लग रहा है ये पर्टिकुलर इशू दूसरे क्लाइंट्स में भी स्पिल हो सकता है? कुड इट बी एन इंडस्ट्री रिस्क प्रॉब्लम? क्या उसकी तरफ किसी का इशारा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। सो Q4 में क्लियरली हमें सिग्निफिकेंट रिकवरी दिख रही है मोबाइल बिजनेस में। तो जैसे कि मैंने बोला आपको Q4 में एज अगेंस्ट Q3 आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखेगी। हमने लेटली देखा कि मार्केट में मोबाइल की और दोनों लाइटिंग बिजनेस की डिमांड पे काफी अपटेक है, और इसमें हमारी ग्रोथ जो आएगी वो एग्जिस्टिंग कस्टमर की ग्रोथ से भी आएगी। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर इस साल मोबाइल बिजनेस में हम लोग से 4,000 करोड़ के आसपास क्लोज करेंगे, 4,000 से 4,200 करोड़ पे। मेरे को लगता है ये एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अराउंड नेक्स्ट ईयर क्लियरली हायर सिंगल डिजिट या लोअर डबल डिजिट पे ग्रो करेगा। और उसके अलावा हमारे दो लार्ज कस्टमर अकाउंट्स के एक्विजिशंस, दो लार्ज कस्टमर अकाउंट से बात चल रही है, जो एक तो हम बड़ी जल्दी अनाउंस करेंगे और एक हमें लगता है कि हम मार्च एंड तक मार्केट को अनाउंस कर पाएंगे। ये दोनों कस्टमर एक्विजिशन जो है, कस्टमर अकाउंट जो है, इनकी प्रोडक्शन Q2 से शुरू होगी अगले साल फाइनेंशियल ईयर में, और ये दो कस्टमर अकाउंट्स हमारे एटलीस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 4 से 4,500 करोड़ का रेवेन्यू ऐड करेंगे। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगले साल मोबाइल बिजनेस हमारा जो इस साल का नंबर है उससे डबल हो सकता है। तो अगले साल आप कह रहे हैं होपफुली मोबाइल बिजनेस डबल होगा। फिर मैं आपसे यही समझना चाहूंगी फाइनली सौरभ, दैट इस साल वो 15,000 करोड़ की गाइडेंस आप मीट नहीं कर पा रहे हैं। FY24 में क्या कॉन्फिडेंस है उतना, कम से कम उतना, या फिर उससे बेहतर करने का? और इट्स अर्ली डेज। डेफिनेटली ये हमारी ग्रोथ होगी। अब वो ग्रोथ कितनी होगी, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ अभी बजट शेयर करेंगे नेक्स्ट 1 मंथ में, उसके बाद हम अपनी बजटिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हम B2B कंपनी है, हमारी बजट्स प्लानिंग कैपेसिटी हमारे कस्टमर्स पर डिपेंडेंट रहती है। सो मैं आपके चैनल पे आके बेटर पोजीशन पे शेयर कर सकता हूँ मार्च मंथ में, जब मेरे को पूरा ग्रिप होगा नंबर्स का अगले साल का, बट उसमें डेफिनेटली विल शेयर दोस नंबर्स विद यू। ओके सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने नंबर्स पर, अपनी गाइडेंस पर और जो सेगमेंट्स हैं उन पे जो स्थिति है उस पर बातचीत करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डिक्सन आपकी स्क्रीन पे लेके आइए, 2704 पे ट्रेड करता हुआ। दिक्कत की बात बस ये है कि इसका ये स्वर्णिम युग जो था चार्ट्स पे, जिसे कहते हैं ना 18 मई 2020, मतलब ड्यूरिंग द कोविड, 991 रुपए से लेकर लगभग 3,981 तक के बीच में कोई भी कंसोलिडेशन का जोन नहीं है, कोई भी। एक वर्टिकल राइज खड़ा है, यानी एक 3233 का बेस तोड़ने के बाद बहुत दूर तक चार्ट्स पे कोई भी, अगर आप देखें, ऐसा जोन नहीं है जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ हो। राजेश जी, एक हल्की सी टिप्पणी कीजिएगा, बिलो 3126, जो कि 3126 इसका अप्रैल 2022 का लो था, टेक्निकल पिक्चर कहां तक का डाउनसाइड रिफ्लेक्ट करती है? राजेश सतपुते जी। वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो इसने आज 200 डे में जैसे ही तोड़ा, जो करीबन 3,000 के आसपास था, इसके बाद तो यहाँ पे आपने देखा कंप्लीट फ्री फॉल है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे छोटा मोटा आप कह सकते हैं कि हल्का बल्का पुल बैक आ सकता है, बट दैट शुड बी यूज्ड टू लिक्विडेट लॉन्ग पोजीशन रादर देन क्रिएटिंग फ्रेश लॉन्ग। और जो सपोर्ट बनता है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। मेरे हिसाब से 2200 से लेकर 2000 के आसपास तक का करेक्शन अभी यहाँ पे अनफोल्ड होगा, इवेंचुअली होगा, वन वे नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड डेफिनेटली बहुत खराब है। ट्रेंड बहुत खराब है। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिवांगी जी की तरफ से। शिवांगी जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी बिल्कुल, हमने देखा है कि इतना सेल ऑफ हो रखा है बाजार में, और क्लियरली निफ्टी ने अपने सारे इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है। तो यहाँ पे मेरा सस्ता ऑप्शन इंडेक्स पे रहेगा। 17,350 का जो एक पुट है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 110 के आसपास इसको खरीदे, 75 के स्टॉप लॉस के साथ 180 के लक्ष्य।
शिवांगी, टारगेट दोहराएंगी प्लीज? 110 पर आपने कहा, ये 17,350 का पुट ले, 75 स्टॉप लॉस, टारगेट क्या रहेगा? जी बिल्कुल 180 200 के लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे इसमें। 200 के टारगेट के लिए 17,350 की इंडेक्स का ही कॉल आ रहा है। सस्ता ऑप्शन में लेने की सलाह आपको, जो 107 110 के बीच है। यहाँ पर ये एक ट्रेड खड़ा करें। इंडेक्स पर एक मंदी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है इस व्यू के तहत। एफएनओ का सुपरस्टार राजेश सातपुते, बताइए। हर्षदा जी देखिए, बुधवार को मैंने एक सेल किया था मुथूट फाइनेंस। जब सेल किया था तब ये कुछ 1050 के आसपास था, 1000 का पहला टारगेट दिया था। और जिस तरह से आज इसमें ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन है, मुझे लगता है इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 960 का। सो इट विल बी ए सेल अगेन इन मुथूट फाइनेंस। जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1030। जैसे मैंने कहा, नया टारगेट होगा 960 का। मुथूट फाइनेंस सेल है आपका, ओके। तो यहाँ पे ट्रेड जो एफएनओ सुपरस्टार का है वो है मुथूट फाइनेंस पे 1009.90 पे एक सेल कॉल है। चार्ट के चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आएगा। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेन जी, मैं अशोक लेलैंड को बाय साइड इनिशिएट करूंगी। सेलिंग बहुत ज्यादा हुई है और रेजिलियंस शो किया है सुबह से इस काउंटर ने। 144 के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए 151 154 के टारगेट्स के लिए। सो अशोक लेलैंड विल बी द चार्ट का चमत्कार। अशोक लेलैंड एक्चुअली सुबह ऊपर था काफ़ी, फिर मार्केट के पैनिक में ये भी नीचे आया, लेकिन अब सेकंड राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पर आ रही है। मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश जी, बताइए। अनुज जी, मैं टाटा पावर के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो इंटीग्रेटेड पावर की एक बहुत बड़ी क्षमता है इनकी, 13,171 मेगावाट की। पूरे पावर वैल्यू चेन में इनके प्रेजेंस है। रिन्यूएबल्स में, ग्रीन एनर्जी में मैनेजमेंट ने कहा है कि करीब करीब 5 गुना बढ़त हो जाएगी आने वाले 5 सालों में। और इस बार का बजट है उसमें हमें लगता है कि सोलर और ईवी में थोड़ा सा पुश मिलेगा, तो वो भी एक अलग तड़का होगा। और अभी आप देखो तो 38,000 करोड़ में इन्होंने 38,000 करोड़ के वैल्यूएशन में आरई में अपना स्टेक बेचा था, जो कि अपने आप में दिखा रहा है कि ये जो अभी मार्केट कैप चल रही है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है। और ये जो स्टेक सेल हुई है इसमें आरई की ग्रोथ में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ऑल इन ऑल ऊपर के लेवल से बहुत टूटा हुआ है, मुझे लगता है कंफर्ट बनता है। मध्यम से लंबी अवधि के लिए यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में 215-220 के टारगेट हो सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में हमारा अनुमान है कि 260 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के नज़रिए के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट पर और व्यू ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डिक्लाइन आज मार्केट में देखने को मिली है और मार्केट के साथ साथ बजट की भी बात हो जाएगी। तो 5 ही दिन बचे हैं और आज का दिन निकलने के बाद तो 4 दिन बच जाएंगे। कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट पंकज टिब्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। आज मार्केट में इस समय पैनिक है, बजट की बात करें इससे पहले आप बताइए आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस पैनिक को? हाँ अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अगर आप हमें हमारी कमेंट्री सुन रहे होंगे, लास्ट फ्यू मंथ से हम थोड़े कॉशियस हैं मार्केट के ऊपर। और ओवर अ पीरियड देखा गया है कि लास्ट जितने भी सालों में आप देख लें, रिटर्न्स ओवर अ पीरियड मॉडरेट होते हैं। रीजंस बाद में पता चलता है क्यों रिटर्न्स मॉडरेट हो रहे हैं या क्यों टाइम करेक्शन या एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन हो रहा है। और हमने देखा कि लास्ट 4-5 महीना से एक अलग टाइप का यूफोरिया था मार्केट में, और कहीं ना कहीं हम एक जो ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर ट्रैक करते हैं वो काफी हमें ये पॉइंट कर रहा था कि ब्रॉडर मार्केट की तरफ पेन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 100 स्टॉक्स की वैल्यू पार्टिसिपेशन करीबन 50% आ गई थी। और जब भी वो हुआ है, नेक्स्ट 6-12 महीने का रिटर्न मार्केट का, मिड कैप का और ब्रॉडर मार्केट का निफ्टी से कम रहा है। सो हमारा ये मानना है कि ये साल थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और इस साल को डिप्लॉयमेंट की तरह यूज करना चाहिए और अपने एक्सपेक्टेशन को इक्विटी मार्केट से थोड़ा लो रखना चाहिए। इन अ वे अगर आप देखें तो अनुज जी, 15 महीने हो गए मार्केट्स का रिटर्न एक्चुअली फ्लैट टू नेगेटिव है। इन बिटवीन हमने मार्केट को 15,200 जाते हुए फिर 18,000 की तरफ निफ्टी को जाते हुए देखा, तो लोगों को एक फोमो फीलिंग हुई कि कहीं ना कहीं ये रैली छूट गई है। बट लास्ट 15 महीने का एक टाइम करेक्शन हो गया है और हमें लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीने भी ये 1000 पॉइंट में एक फुटबॉल खेल सकता है मार्केट।
और बुल्स और बेयर्स के बीच में अच्छा टग ऑफ वॉर चल रहा है। इस दौरान हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप बेसिस पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 तिमाही कंजम्पशन के लिए खराब रहने वाला है। जो हमारा ग्राउंड सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि खाली 3 कैटेगरी को अगर अपने हटा दें, ज्वेलरी, एयरलाइंस और होटल, बाकी सब जगह कंजम्पशन में कहीं ना कहीं काफी बड़ा स्लो डाउन है और वो कई नतीजे में भी दिख रहा है। तो अगर अर्निंग्स नहीं आएगी, फ्लो में स्लो डाउन है और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी टाइट हो रही है मार्केट में और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में, तो इसका असर आपको इक्विटी मार्केट में दिखेगा। तो हम थोड़े से कॉशियस है ओवर नेक्स्ट 6 to 8 months, और हो सकता है कि एब्सोल्यूट प्राइस या टाइम करेक्शन हो जावे एंड देन वी विल टेक अ फ्रेश व्यू, और उस समय हमें लगता है मार्केट में एक अच्छी 2024, 25, 26 के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ये साल डिप्लॉयमेंट का साल रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम रखनी चाहिए। ठीक है। तो फुटबॉल मैच तो चल रहा है, आपने सही बोला, और ऑलमोस्ट फ्रांस अर्जेंटीना वाला ही चल रहा है एकदम वन वे और द अदर। हाँ, मतलब लेकिन ये बैंकों में पंकज जी, ये जो पिछले 2-3 दिन में गिरावट आई, ये क्यों आई? क्योंकि अब मैं देख रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इंडियन बैंकों का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अदानी ग्रुप के साथ, तो ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब इतना क्यों गिर गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना क्यों गिर गया? SBI 12% के करीब गिर चुका है अब। अनुज जी, देखिए कि लास्ट 6 महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एक्चुअली बैंकिंग रहा है, और कई PSU बैंक्स करीबन 50 से 100% बढ़े। कई बैंकों में एक्चुअली 140-50% की तेजी भी हमने देखा लास्ट 6 महीने में और वेरी शॉर्ट पीरियड में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेटेज अगर हर पोर्टफोलियो में आप देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल का हाईएस्ट वेटेज है, और कोई भी अगर आप स्टॉक को नई को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप इंक्रीमेंटल और उस सेक्टर पर ऐड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप रिशफल कर रहे हो स्टॉक्स के बीच में, तो वो दिख रहा है। प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा का या प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। बट फंडामेंटली स्पीकिंग अगर आप दूसरी तिमाही के नतीजे भी देखें तो NSE 500 कंपनियों का नेगेटिव -3% का अर्निंग ग्रोथ था, लेकिन 56% ग्रोथ किया 77 बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों ने, उसके कारण -3% था। और ये सेम ट्रेंड हम अभी तीसरी तिमाही के नतीजे चल रहे हैं उसमें भी दिख रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां फंडामेंटली अर्निंग्स ग्रोथ सॉलिड दे रही हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन बैंकिंग एक शो स्टॉपर की तरह है और वो 1-2 तिमाही रहेंगे। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें ज्यादा रीड करने की और मे बी थोड़ा पोर्टफोलियो पोजिशनिंग है, बट फंडामेंटली स्पीकिंग आज भी इंडियन बैंक्स स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक से काफी सॉलिड पोजीशन पर है। ओके पंकज जी, अभी इनफैक्ट बहुत सारे खेमों पे अपनी राय रखी आपने। एक खेमा और जिस पे बाजार इस बार बिल्कुल उत्साहित नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, मैं कुछ कमोडिटी कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस सर, कुछ 2-3 स्टॉक्स का जिक्र करूँगा यहाँ पे। आप इस बार एशियन पेंट्स को देखिए, आप इस बार पिडिलाइट को देखिए। इतना डिमोरलाइज, हतोत्साहित तो बाजार शायद कोविड काल में भी नहीं था। आई मीन ऐसा प्राइस बिहेवियर इसका मार्च, 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2020 में भी नहीं था। इस बार बाजार क्यों इनको एडवांटेज नहीं दे रहा है, जबकि क्रूड 140 से लेके 85 की ट्रेजेक्टरी में आ चुका है? इन क्लास ऑफ स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप देखें तो मार्केट अपने आप में ये इन सब अच्छी कंपनियों में अगर एब्सोल्यूट नहीं भी होता है प्राइस करेक्शन, तो एक टाइम करेक्शन निकाल देता है, क्योंकि वैल्यूएशन रिवर्ट्स बैक टू मीन। ये सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेम्स में एक वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे, और जो 2-3 तिमाही से नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और हमारा लास्ट 2 महीने से ग्राउंड सर्वे ये बता रहा है कि कंजम्पशन के अक्रॉस कैटेगरीज में, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में बड़ी स्लो डाउन है। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि इसकी रीजन क्या है, महंगाई दर है कि कोई और कारण है, बट अक्रॉस द बोर्ड कहीं ना कहीं स्लो डाउन है और वो कंज्यूमर के वैल्यूएशंस में दिख रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वैल्यूएशंस करेक्ट करते हैं तो इन पर वापस रीलुक करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 3, 5, 10 साल काफी सारी कंपनियां इस क्षेत्र में काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन पर है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। बट 2 साल पहले या 1.5 साल पहले उनकी वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई थी, और हम कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी बोल रहे थे कि भाई
कोई भी स्टॉक हर भाव पर खरीदने से पैसा नहीं बनता, उसे रीजनेबल वैल्यूएशन पर खरीदना होगा, रीजनेबल प्राइस पर खरीदना होगा, और ये कहीं ना कहीं करेक्शन उनके वैल्यूएशन में आज के दिन देखा जा रहा है। में करेक्शन है, शायद और अट्रैक्टिव लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे जब पैसा कमिट होगा, लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर आ खड़े हैं ठीक बजट से पहले। मिस्टर टिब्रेवाल, आप कितना एक्सपोजर किस सेक्टर में लेकर चल रहे हैं एज एन एंटिसिपेशन टू द बजट की शायद इन्वेस्टमेंट फ्लो सरकार के बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या फिर ओवरऑल स्थिति इकोनॉमी वाइज और बेहतर हो सकती है एक पर्टिकुलर खास सेक्टर की, तो शायद वहां पर रिटर्न्स भी निवेशकों के हाथ लगे। कोई ऐसा तेजी का एक्सपोजर एट द मोमेंट जो कैरी किया जा सकता है इनटू द इवेंट? दो क्षेत्र जहां, दो सेक्टर जहां हम पॉजिटिव हैं, नॉट ओनली बजट तो एक इवेंट है, बट जहां गवर्नमेंट का फोकस है वो है इंफ्रा और कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग। क्लियरली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस टर्म में जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट की है और पूरे इंडस्ट्री को कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आना चाहिए, वो क्लियरली इस लास्ट 3 बजट में दिखा, इस बजट में भी हमें दिखना चाहिए कि इंक्रीज्ड एलोकेशन, रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ट्रांसमिशन, सब जगह इंक्रीज्ड एलोकेशन होना चाहिए। प्लस प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 75% के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब 5 साल बाद या 4 साल बाद अपने बैलेंस शीट से डेट ना रिड्यूस करके अब अपने बिजनेस में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो ये क्लियरली हमें एक बड़ा थीम दिख रहा है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए, इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग वाला थीम। सेकंड, अगर हम देखें तो इलेक्शन के 12-18 महीना पहले एक सेक्टर जो हमेशा अच्छा किया है वो है एफएमसीजी, और क्लियरली अब देख रहा है कि 2-3 साल के टाइम करेक्शन के बाद हो सकता है इस सेक्टर का समय आ रहा हो नेक्स्ट 3-6 महीने के अंदर। और इसके 2 कारण हैं। पहला, अगर आप देखें तो हर बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में उनकी ग्रॉस मार्जिन करीबन 5 से 10% रिडक्शन हुई है, बिकॉज महंगाई दर के इंडेक्स, उनके रॉ मटेरियल के इंडेक्स काफी बढ़ गए थे। और अगर हम मानते हैं कि इनमें कोई फ्रेंचाइज वैल्यू है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं और अपने ग्रॉस मार्जिन को ऊपर लेके जाते हैं। सेकंड, अगर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 2 साल से काफी सबड्यूड रहा है, रूरल इकोनॉमी में काफी पेन रहा है, और इंक्रीमेंटल जो डेटा पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो ये सजेस्ट कर रहा है कि रूरल में वर्स्ट इज बिहाइंड, और रूरल में इंक्रीमेंटल बेटर यहाँ से नेक्स्ट मई 2024 तक बेटर ही होना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज को कंबाइन करते हैं तो एफएमसीजी एक क्षेत्र है जो कंप्लीटली आउट ऑफ कंसेंसस है आज के दिन, लेकिन ये क्षेत्र काफी बेहतरीन कर सकता है आने वाले नेक्स्ट 6-12 महीने। ओके, अच्छा पंकज जी, मुझे पता है आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो है वो है डिक्सन। 21% ये स्टॉक गिरा। अच्छा, मैं देख रहा था कि डिक्सन, एम्बर, ये जो पिछले 2-3 साल की फैंसीड स्टोरीज थी, ये 50% गिर चुकी हैं अपने हाइज से, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इन्होंने शेक किया है रिटेल इन्वेस्टर्स का। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है अनुज जी, इस पर हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में इंडिया, अगर हमारा व्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ राइट प्रूव हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया एक बहुत बड़ा बेस बनेगी। हमने ताइवान में देखा है, हमने चाइना में देखा है कि कंपनियों के साइज बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे फॉक्सकॉन, पेजिट्रॉन, विस्ट्रॉन, और ग्लोबली आज हमें दिख रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें हर जन अपने आप को चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी सारे ये सब नामों में स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाते हुए हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें आपको वैल्यू बनेगी, लेकिन मार्केट ने लास्ट ईयर या उसके पिछले साल इन वैल्यूएशंस को बहुत महंगा कर दिया था। 50, 60, 70 के पी पर सब ट्रेड कर रहे थे कंपनियां। अब जैसे ही कोई निराशा आती है अर्निंग्स में, तो मार्केट उसे सहन नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं इनमें वैल्यूएशन करेक्ट करती है। बट अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के हब बननी है, तो काफी सारी कंपनियां उभरेंगी जो काफी बड़ी मार्केट कैप कंपनियां हो सकती हैं। बट विदाउट गिविंग एनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, आपने सेक्टर पर पूछा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरह हमने फार्मा में देखा कि फार्मा में कितनी सारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी हो गई, वो चीज सेम आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आने वाले नेक्स्ट फ्यू इयर्स में देख सकते हैं। ओके पंकज जी, क्योंकि बजट बहुत नज़दीक है तो बजट से संबंधित एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे, और एक ऐसा स्पेस जिसने पिछले 2 साल में पैसा बना के दिया है,
डिफेंस, लुक एट BEL, HL, पूरा का पूरा मिड कैप अगर आप देखिए डिफेंस में जो मौजूद है, सबने अच्छा पैसा बना के दिया। और अच्छी बात यह है कि अभी भी ये स्टॉक्स हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो कोलैप्स है वो एक डिसेंट कोलैप्स है, डिसेंट रिट्रेसमेंट है। डिफेंस पे कमिटेड रहें अभी, अगर आपने पैसा बना लिया है। अप्रोच क्या होगी इस स्पेस पे? सो वैल्यूएशंस महंगे हो गए, वापस वही कि मार्केट पास्ट को देख के एक्सट्रापोलेट कर रहा है फ्यूचर में। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि अंडरलाइंग डिमांड बेस आने वाले नेक्स्ट फ्यू इयर्स में काफी स्ट्रांग रहने वाला है, और जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो खत्म नहीं होने वाला ओवरनाइट। और हम देख रहे हैं कि रूस एक बड़ा सप्लायर होता था आर्म्स एंड एमुनिशन का विश्व में। अब कई कंट्रियों ने अगर उनके ऊपर सैंक्शन डाल दिया है, तो कई सारी कंट्रियां अब भारत की तरफ देख रही हैं कि उन्हें स्पेयर सप्लाईज, नई इक्विपमेंट सप्लाईज कहाँ से आएगा। तो हम सब सोचते थे कि ये डिफेंस सेक्टर एक भारत गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट है, उनके से ही ऑर्डर आता है। बट आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि एक बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ में आए, और कई सारी कंपनियां जो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग R&D में है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, उनके लिए एक्सपोर्ट भी एक अपॉर्चुनिटी खुले। तो वैल्यूएशंस आज थोड़े महंगे हैं, तो अपने को ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अंडरलाइंग फंडामेंटल अगर सेक्टर की बात करें तो वो काफी मजबूत है। पंकज जी, शुक्रिया बात करने के लिए हमसे और अपना व्यू रखने के लिए। एक काम करेंगे, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आशीष को जोड़ेंगे और L&T और टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चलिए, जिसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, निफ्टी को 17,500 का सहारा इस समय। 17,500 से थोड़ा सा जंप 36 पॉइंट का, लेकिन स्मॉल मर्सी, फिलहाल 17,500 बच रहा है। लेकिन अब एक काम करते हैं, दो नंबर्स की बात करते हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो और टेक महिंद्रा, दोनों के नंबर्स आएंगे। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, पहले L&T पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मंडे को नंबर्स आने इन दोनों कंपनी जिनके आपने मेंशन करा। जहां तक L&T की बात है, अच्छे नंबर्स होंगे। वैसे भी स्ट्रीट बहुत बुलिश रही है स्टॉक को लेकर। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि रेवेन्यूज में करीब 16.5% का उछाल होगा, क्योंकि एक अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा एग्जीक्यूशन में। इनकी इंफ्रा, इनकी हाइड्रोकार्बन, इनकी हेवी इंजीनियरिंग डिवीजन में। इनफैक्ट ये जब सीक्वेंशियली एग्जीक्यूशन जो पिकअप होगा, ना सिर्फ सीक्वेंशियली, ईयर ऑन ईयर भी नजर आएगा। तगड़े ऑर्डर्स का बैकलॉग है, प्लस कमोडिटी इन्वायरमेंट जो सॉफ्टन हो रहा है, कच्चे माल की लागत रिड्यूस हो रही है, उससे एग्जीक्यूशन पिकअप होने में मदद मिलनी है। और यही रीजन है कि ऑपरेशनली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। एबिटा करीब 19% का जंप, जब एग्जीक्यूशन पिकअप होता है, जब सॉफ्टवेयर कमोडिटीज होती हैं, आमतौर पे ऑपरेशनली हालात बेहतर होते हैं। इन कंपनी के पास इस कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है, कहा जाता है उसका 2/3 प्राइस वेरिएशन मैकेनिज्म पे वैसे ही बेस्ड है, तो आमतौर पे फायदा मिलता रहता है इसको। मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल दर साल 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होगा। मुनाफा 29% का जंप दिखाएगा। L&T के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डर्स किस तरह से बैग हो रहे हैं, बहुत पैनी नजर रखता है स्ट्रेट उस पे। Q2 का ऑर्डर आउट जो इनफ्लो आया था वो काफी इंकरेजिंग नंबर था, और इस Q3 में ऑलरेडी जो डिस्क्लोज्ड है, जो एक्सचेंजेस पे अपडेट्स आते हैं, 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो शायद ऑर्डर बुक की पोजीशन बढ़िया देखने को मिलेगी। खैर, नजर रहेगी किस तरह का ऑर्डर बैकलॉग है, किस तरह से प्राइवेट केपेक्स पिकअप हो रहा है, मार्जिन ट्रेंड्स यहां से कैसे नजर आएंगे। बाजार खास तौर पे इन सब पे फोकस करेगा, और इनके लिए तो हमेशा जो इनका ENC का ट्रेंड होता है, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो L&T का कोर है, उसको लेकर किस तरह के ट्रेंड्स है, कैसी मैनेजमेंट की कमेंट्री है, ये सब बाजार सुनना चाहेगा। शायद नंबर से पहले थोड़ा सा नर्म है स्टॉक, 1.1% नीचे, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पर हमने देखा है L&T में हल्की हल्की मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। इस पर एक फटाफट टेक चेक हो जाए। काबा साहब, L&T कंस्ट्रेंट 2150 के आसपास, और ये सभी के बाय रेडार पर था, अच्छे खासे रिटर्न्स इसने दिए हैं। आपकी अप्रोच क्या रहेगी नंबर से ठीक पहले? ये जो हल्कापन आ रहा है, जायज है? एक्चुअली देखा जाए तो L&T सपोर्ट जोन के आसपास ही है, और सपोर्ट जोन करीब है 2140 के आसपास, वहीं पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है यहाँ से बाउंस मिले, टेक्निकल रूप से है तो भी 5-7 दिनों से हमने देखा है गिरावट, लेकिन जगह अच्छी है बाउंस करने की अगर होती है तो। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। स्टॉप होगा आज का लो, टारगेट होगा करीब 2180 से 2200, ये एक जोन है, और स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 2128 बस। L&T एग्रेसिव ट्रेड है,
मोर ऑफ अ बाउंस एंड ट्रेंड ब्रेक। ओके, तो बाउंस का ट्रेड रहेगा ये वर्सेस अ ट्रेंड ब्रेक। अब देखते हैं ट्रेंड कितना मजबूत रहता है, नतीजे ही डिसाइड करेंगे। इसके आगे फिर बात होगी टेक महिंद्रा की। ज्यादातर दिग्गज आईटी सभी दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आगे, टेक महिंद्रा ही बचा है। आशीष, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? 5वीं रह गई थी और शायद रिजल्ट सीजन से पहले ही पता था बाजार को, एटलीस्ट इस क्वार्टर में एक ठंडा परफॉर्मेंस होगा। ये लार्जली फैक्टर्ड इन था, जब हम लोग ओवरऑल आईटी की पिक्चर पेंट कर रहे थे तब भी मेंशन करा था। एक्सपेक्टेड ये है कि डॉलर आय में आधे से 1% के आसपास का तिमाही दर तिमाही आप उछाल देखेंगे। मार्जिन्स 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का सुधार। और सुधार क्यों होगा? 2 स्पेसिफिक रीजंस। एट्रिशन में जो अक्रॉस इंडस्ट्री गिरावट आई है उसका फायदा, और कुछ हद तक वो करेंसी फ्रंट के बेनिफिट्स, इसीलिए मार्जिन्स थोड़े से एक्सपैंड होंगे। अच्छा, एक्सपैंड हो रहे हैं, उसके बावजूद मार्जिन्स एक्सपैंड होकर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12.25% पे पहुंचेंगे। पोस्ट कोविड जो पीक मार्जिन्स थे इस कंपनी के 16.5% के थे, तो अभी भी वे ऑफ है अपने रीसेंट पीक मार्जिन से ये कंपनी। इस टेक महिंद्रा के लिए जब भी आप किसी से बातचीत करेंगे तो एक ही कंफर्ट है स्टॉक को लेकर, वो है इसके वैल्यूएशंस का कंफर्ट। ये शायद इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने प्री कोविड जो हिस्टोरिकल एवरेजेस थे उसके बेहद करीब आके कामकाज कर रही है। नजर कहां रहेगी? डील टीसीवी, और वो भी खासतौर पे पाइपलाइन कम्युनिकेशन और एंटरप्राइज वर्टिकल की, जो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा प्राइसिंग सिनेरियो पैन आउट हो रहा है, और इनके केस में क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफीज का बहुत अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है, तो आमतौर पे स्ट्रीट नजर रखती है इनकी ज्योग्राफी स्पेसिफिक कमेंट्रीज को लेकर, कितना धीमापन, कहां दिक्कतें, और आजकल वो फॉलोज जैसे वर्ड्स कितना असर करेंगे इन पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात बोली आशीष ने। आशीष, शुक्रिया कि टेक महिंद्रा के साथ एटलीस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट है। अभी भी प्री कोविड लेवल्स के आसपास ये स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस पर सलाह लें इससे पहले एक बार जरा निफ्टी ले आइए वापस, और ये काफ़ी टाइम के बाद एक डिसेंट रिकवरी हटा पूरे दिन में। अब 0.5% की रिकवरी, ऑफ डेज लो करीब 100 पॉइंट, 92 पॉइंट के करीब हम रिकवर हो चुके हैं। तो एक थोड़ा सा तो खैर निफ्टी में हल्का सा, बहुत हल्का सा, क्योंकि इतना गिरा हुआ निफ्टी इसके लिए शायद ज़्यादा दिखाई ना दे, लेकिन मैग्नीफाई करेंगे आप तो नोटिस करेंगे कि पहला रीजनेबल बाउंस है एटलीस्ट सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में तो खैर 2-3 बाउंस आए थे, सेकंड हाफ में पहला बाउंस है जो मार्केट ने अटेम्प्ट किया। आप देखते हैं ये टिकता है कि नहीं टिकता है, इसका टिकना बहुत ज़रूरी है इस बाउंस का। लेकिन बात टेक महिंद्रा की हुई थी तो उस पर एक व्यू ले लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, एक अपना व्यू दीजिए टेक महिंद्रा पर। पैकिंग ऑर्डर में कहाँ रखेंगे इस स्टॉक को आईटी स्पेस में? देखिए, आईटी स्पेस की अगर पैकिंग ऑर्डर की बात की जाए तो नंबर 1 पे इन्फोसिस रहेगी और नंबर 2 पे टेक महिंद्रा ही रहेगा, क्योंकि ये हमने पहले भी कई बार इस पर चर्चा कर रखे हैं। टेक महिंद्रा रिकमेंड किया हुआ है। वैल्यूएशन जैसे अभी आशीष जी भी बता रहे थे कि बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है अगर दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए। मार्जिन्स प्रेशर में है, लेकिन फिर स्टॉक प्राइस में भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा कट दिखा चुका है। 5G वगैरह की स्टोरी तो अपनी जगह है ही, और बाकी जो एट्रिशन रेट की दिक्कतें थी वो हमने दूसरी कंपनियों में देखा है कि एट्रिशन रेट थोड़ा स्लो होता हुआ। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो कंफर्ट तो बिल्कुल देता है, और खरीदारी की ही सलाह रहेगी। अच्छा राजेश अग्रवाल जी, एक स्टॉक पे आपकी नज़र गई है क्या आज? लेट्स ब्रिंग मैक्स हेल्थ आपकी स्क्रीन पर। हालांकि आज अपोलो हॉस्पिटल्स में भी तेज़ी थी, सुबह से तेज़ी नहीं कहूँगा मैं, मतलब थोड़ा सा पुल बैक था, बट मैक्स आज एक बार फिर से अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ता हुआ 452। ये इसका ऑल टाइम हाई जो इंटरडे बेसिस पे है वो है 483, क्लोजिंग बेसिस पे मेरे ख्याल से 460, ये क्लोज करीब 451 पे। हाल फिलहाल में कहीं नज़र गई इस स्टॉक पे? ऑल टाइम हाई की नज़दीक पहुंचता हुआ ये स्टॉक एक बार फिर से। देखिए, इसने हमने कुछ हफ्तों या कह लो महीने पहले 4 का चौका में दिया था, और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें खरीदारी की जगह बनती है। एक मेडिकल टूरिज़्म बहुत ज़ोरों से है, जो निकटवर्ती देशों से, बांग्लादेश वगैरह से पेशेंट आ रहे हैं इलाज के लिए। दूसरे, कोविड के बाद मेडिक्लेम वगैरह का बहुत ज़ोर पकड़ा है, और लोग ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स की बढ़त बनी हुई है, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, फोर्टिस ऐसी कई कंपनियां हैं। और सबसे अच्छी बात है कि एनसीआर वगैरह में तो इनकी अच्छी बढ़त है, बावजूद इसके ये दूसरे शहरों में भी अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं जब आप कंपेयर करते हो दूसरे के साथ, तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी की सलाह है।
चलिए खरीदारी की सलाह यहाँ पर अच्छा हमारे प्रोड्यूसर साहब बार बार याद दिला रहे हैं कि PVR डे हाई पर पहुँच गया वापस। तो चलिए PVR की बात कर लेते हैं। एक PVR इस समय रेट करीब 1723 PVR का फ्यूचर, लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ हमेशा डिस्काउंट पे रहता है। आज भी PVR का स्पॉट 3.5% ऊपर है, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ 1.5% की तेज़ी है, 1.7% फ्यूचर में तेज़ी है, और इसकी वजह से काफ़ी डिस्काउंट ओपन अप हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आएगा, फ्यूचर सिर्फ 1.7% ऊपर, और इसके लिए वो डिस्काउंट जो देखिए 110 रुपये का डिस्काउंट अब यहाँ पर हो गया है। लेकिन पता है हर्षिता, एक चीज़ मैं कहूँगा, दो चीज़ें हुई हैं इससे PVR के ये इसके पठान के हिट होने से। पहला तो खैर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि आपको पता ही है मैं शाहरुख खान की बात भी कर रहा था कि हिट होने चाहिए। दूसरा, एक चीज़ जो 6 महीने तक फिल्म इंडस्ट्री ये बोल के चल रही थी कि हमको टारगेट किया जा रहा है और हमारे ऊपर हमेशा बॉयकॉट के ट्रेंड चलते हैं। सबसे ज़्यादा बॉयकॉट का ट्रेंड चला पठान के ऊपर, ठीक है, लेकिन पठान हो सकता है कि सबसे बड़ी हिट बन के निकले। इससे एक चीज़ जो निकल कर आती है कि ये बॉयकॉट ट्रेंड्स का इम्पैक्ट नहीं था, कंटेंट ख़राब था आपका। वो आपने जो एक ऑडियंस को एक अज्यूम कर लिया था कि हम कुछ भी कंटेंट डिश करेंगे और आप आके उसको देखेंगे। ये चीज़ मैंने ट्वीट की थी करीब 6 महीने पहले कि प्लीज़ आप इनवर्ड देखिए, क्योंकि साउथ की फिल्में क्या ज़बरदस्त चल रही थी, वो डब हो के चल रही थी, क्योंकि लोगों को वहाँ एंटरटेनमेंट मिल रहा था। देखिए अब टाइम चेंज हो गया, ये इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। मतलब ट्रेलर से पता चल जाता है, वॉर जिन्होंने बनाई उन्होंने बनाई है कि इसमें एंटरटेनमेंट है। आप गए हैं, मैंने जितने भी लोगों से पूछा ना कि क्या वर्डिक्ट, सबने कहा कि पैसा वसूल है, एक बार जाके देखने का वो बनता है तो पैसा वसूल है। एक वो अतुल कसबेकर ने एक बहुत अच्छा वीडियो शेयर किया था, अब पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। वो मैं आया तो तब बॉयकॉट करने के लिए, लेकिन मैंने फ्री में मिल रही थी तो फ्री में देख ली। अब कल मैं आऊँगा वापस, क्योंकि मुझे अच्छी लगी, अब मैं समर्थन के लिए देखूँगा। तो पॉइंट ये है कि अच्छा कॉन्टेंट बनाएंगे ना आप, और OTT कभी भी सिनेमा की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, वो हमेशा उसका एक एडेड वो हो सकता है। आप एक मूवी ठीक है सिनेमा में भी देखें, उसके बाद हो सकता है जब वो OTT पर रिलीज हो दोबारा देख लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर मूवी OTT पर रिलीज हो जाएगी और आप कहेंगे मैं सिर्फ OTT पर देखूंगा। वो एक एक्सपीरियंस जो होता है सिनेमा में जाके देखने का, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस। और एक्चुअली जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि लोग पर्दे के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो फाइनली फिल्म देख के ही कॉल लेना पड़ेगा। लेकिन आपका लग रहा है गला खराब अग्रवाल साहब, मुझे लगा आप मूवी देखा है और खूब चीयर किया है पठान के लिए। नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने अभी नहीं देखी है क्योंकि हमारे यहाँ सरस्वती पूजा थी और संडे तक वो है, तो उसके बाद ही जा पाऊँगा। लेकिन ये जो अनुज कह रहे थे ना, कंटेंट की वजह से ही पिक्चरें चल रही हैं। या पहले अगर आप देखो तो गंगूबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बॉयकॉट का ट्रेंड बहुत ज़ोरों से चला था लेकिन पिक्चर हिट हो गई थी। सेम हैपेंड विद पठान ऑल्सो। और चौथी तिमाही जो होती है ना, ये मल्टीप्लेक्स बिजनेस के लिए थोड़ा सा कमज़ोर क्वार्टर होता है, लेकिन पठान की शुरुआत जिस तरीके से देखी जा रही है, मुझे लगता है कि ये इस थीम को बदल देगा कि चौथा क्वार्टर थोड़ा सा कमज़ोर होता है। और इसके कारण और भी हैं कि कई बड़ी रिलीजेस जैसे भोला, सेल्फी, ये सारे एंटमैन, ये सारे लिस्टेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाला ट्रेंड तो अच्छा ही रहने वाला है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हुई है, तो लोग बोलते हैं कि टिकट के प्राइसेस रीजनेबल रखो तो टिकट बिकेंगे। सबसे ज़्यादा वो जो रिक्लाइनर सीट्स हैं 1600 रुपये की, वो नहीं मिल रही हैं। हाँ। वो मतलब पूरी सोल्ड आउट है, वो सोल्ड आउट है। तो मतलब फिर कंटेंट है अच्छा तो आप पैसा भी देंगे फिर एक्चुअली। और स्टॉक इसीलिए चल भी रहा है। इनफैक्ट मुझे याद है आइनॉक्स लीजिए पर आज खिलाड़ी नंबर 1 में एक कॉल भी आया था तेजी का स्वाति होतकर की तरफ से। अब बात भी करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता से, लेकिन PVR आपके सामने 3.5% ऊपर। शिवांगी, ये ट्रेड कैरी करने वाला बन रहा है क्या? अच्छा शिवांगी है नहीं, कविता ये क्या ट्रेड कैरी करने वाला है PVR अगले हफ्ते के लिए? जब आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो एक डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है इस काउंटर पर। तो अगर पोजीशंस किसी ने ली है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। 1700 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इमीडिएट अपसाइड मुझे लगता है 1748, 1765 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1700 शुड बी कैरी।
BTST लेने से पहले एक बार यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि आज डीलिंग रूम से उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेरे ख्याल से आज यतिन थोड़ा मार्केट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनुज और हर्षदा, देखिए मार्केट्स की बात करें तो कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इतने बड़े गैप अप गैप डाउन में डीलर्स ऐसे भी लाइट हैं, बजट का इवेंट है, थोड़े दिनों पहले एक्सपायरी भी हो गई, तो कहीं ना कहीं डीलर्स का जो आज मूड माहौल है काफ़ी वीक है। ऑब्वियसली ये जो सेल ऑफ ट्रिगर हुआ है, शायद इसका एक रीज़न अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी हो सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ऑब्वियसली जो रिस्पांस आना चाहिए था अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को, क्योंकि आज खुला था, डे वन को उम्मीदें थी कि थोड़े बहुत QIP के सब्सक्रिप्शन पिकअप होंगे थ्रू द डे, लेकिन अब शेयर लगभग 400 रुपये दूर है अपने इशू के लोअर बैंड से भी। तो कहीं ना कहीं अब ये इशू कैसे आगे लाया जाएगा, क्या प्राइस बैंड में कोई बदलाव होंगे नहीं होंगे, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो अब बाजार में आना शुरू हो गए हैं। तो ये एफपीओ को लेके भी अटकलें लगी है कि कैसे आगे जाके इसका रूपरेखा रंग होगा। तो मंडे को मार्केट शायद इसके ऊपर क्लैरिटी लेगी। इसके अलावा अगर हम HNIs की बात करें तो FNO में काफ़ी सारी पोजीशंस उन्होंने आज स्क्वायर ऑफ की हैं। बहुत सारे लोगों ने 2 दिन पहले के फॉल में बहुत सारे शेयर्स खरीदे और आज भी रिस्पाइट नहीं मिला, तो काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस आपको ट्रिगर होते हुए दिखाई दिए HNI डेस्क पे। और अब ऑब्वियसली अदानी का FP और बजट 2 बड़े इवेंट है बाजार के लिए, जिसपे कीनली जो है वो नज़रें रहेंगी, लेकिन हाल फिलहाल कोई बड़ी पोजीशंस डीलर्स नहीं ले रहे हैं। ऑब्वियसली जो हमारे दर्शक हैं उनसे खास अनुरोध है कि जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के संभाल के करिए, और अगर आप ट्रेडर तो ज़रूर अपना स्टॉप लॉस जगह पे लगाइए, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल बाजार आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकता है, ऐसा डीलर्स का समझना है। थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये तो शायद 2 सत्र ही हुए हैं भारी भरकम उठापटक के, आगे और ये सिलसिला चल सकता है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। लेकिन क्या हमारे जानकारों ने आपके लिए कुछ ऐसे सौदे आइडेंटिफाई किए हैं STBT या BTST के तौर पर? अमित, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए। जी हर्षदा मैम, थोड़ी डिफिकल्ट मार्केट है, बट इन दिस मेरा भी रुझान कहना कि अशोक लेलैंड की तरफ है। ये काउंटर में डेफिनेटली पोजीशन बनानी चाहिए। 149 का इसका प्राइस है। इसे लॉन्ग करें फॉर अ टारगेट ऑफ 155 और स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे 146 का। अशोक लेलैंड पे बाय करना है। गाबा जी, आपकी कॉल BTST या STBT? मेरा रिपीट है, आज सुबह जो मैंने दिया था SRF, अब भी मुझे अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से थोड़ा ग्रीन में है, यस, और मुझे लगता है कि अपने मिलना चाहिए। स्टॉप होगा आज का लो 2100, बस ऑन द अपसाइड 2160 2180, यस फॉर SRF। SRF प्रकाश सर का सुबह भी कॉल था और अभी भी अगर आप देखें SRF प्रकाश सर का कॉल है, आप कैरी करेंगे लॉन्ग साइड पे। अच्छा, अनुज और हर्षदा ने एक चीज़ पे तो बड़ा केंद्रित किया पठान के चक्कर में, वो था PVR, और शुक्रवार के चलते एक चीज़ भूल गए, और वो भी डे हाई पर है, PVR के आगे पीछे डोलता हुआ, एंड दैट्स USL, जो कि डे हाई पर है। फ्राइडे फैक्टर थोड़ा सा हावी होता हुआ, और सप्ताह अंत से पहले थोड़ी रिकवरी USL में। कॉल नहीं लूंगा, बस पुल बैक याद रखिएगा। राजेश जी, आपके ट्रेड कैरी करेंगे? वीरेंद्र, IT मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें तो वहां पे अच्छा ट्रैक्शन है, तो उसमें से जहां स्ट्रेंथ थी और जो बस आप कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में हल्का हुआ है, स्लाइटली हल्का, वो है कोफोर्ज। तो मैं कोफोर्ज लेके जाऊंगा 4220 के स्टॉप लॉस के साथ, और इसका जो टारगेट था, यानी परसों का हाई था 4400 4440, मुझे लगता है कि वो एक बार फिर से रिटेस्ट होगा। तो अगर मुझे लॉन्ग करना है तो कोफोर्ज करूंगा, स्टॉप लॉस 4220। क्या कहता, बोतल उल्टी हो गई थी, अभी आज सीधी हो गई वापस। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बोतल एक बार जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। मेरे यही कहा था ना। हाँ, मैं एक्चुअली जब बुधवार को अर्निंग्स का खुला था तो मैंने कहा था बोतल लुढ़क गई है, उल्टी हो गई है, आज कम से कम सीधी हो गई है। खड़ी है बस, वो अच्छा है। फिर अब मेरे ख्याल में हाँ, गो अहेड वीरू। हर्षदा पर बताऊं मैं कि फ्राइडे नाइट से लेकर और पूरे 26 जनवरी और इनफैक्ट कल रात तक दिल्ली NCR का मौसम ऐसा था कि पूछिए मत। पूरा फॉग और बहुत तेज हवा चल रही थी। और इवन कल मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं तो नोएडा में हूँ, जैसे ही अगर आप देखें एयरक्राफ्ट्स दिल्ली से ऊपर से निकलते हैं तो नोएडा के ऊपर से जाके हिंडन पे जाते हैं, एक भी एयरक्राफ्ट कल नहीं दिखाई दिया, इतना फॉग था। मतलब कल दिल्ली में अच्छी खासी ठंड थी, फॉग और बहुत तेज हवाएं। मैं USL के बेस बना रहा हूँ बेसिकली। नहीं बिल्कुल, प्रॉब्लम ये थी कल था ड्राई डे, और मेरे ख्याल से बॉम्बे में तो परसों भी शायद वो चतुर्थी के कारण ड्राई डे था। तो खैर
वीकेंड आ रहा है, उस पर उस ड्राई डे का गुस्सा निकाल दीजिए। कविता जी, आपकी ट्रेड? या अनुज जी, मुझे लग ही रहा था वीरेंद्र जी यूएसएल बोलने वाले हैं, और ऐसे ही कुछ माहौल इंदौर में भी था। कल बारिश भी काफी हुई, यहाँ माहौल रहा, बट मैं यूएसएल पर कोई ट्रेड नहीं दे रही हूँ। जो बीटीएसटी ट्रेड है, कोफोर्ज में शो की शुरुआत में आपसे डिस्कस की थी। एज ऑफ नाउ सतपुते सर ने आपके साथ डिस्कस किया। अपार्ट मुझे लगता है एलटी को हम एज बीटीएसटी देख सकते हैं। 2162 के लेवल पर है, और 5 दिन की गिरावट के बाद मुझे लगता है 50 डेमा पर एक सपोर्ट आना चाहिए काउंटर को। रिजल्ट्स भी हैं इसके, तो 2100 का एक स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल होगा। ऊपर में मुझे लगता है 2230 2240 के लेवल्स के लिए एलटी विल बी द बीटीएसटी। 2240 के लिए एलएनटी पर एक तेजी का ट्रेड। ये सारे आपके लिए तेजी के ट्रेड्स हमारे जानकारों ने पेश कर दिए हैं। एक दो और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। देखिए, जाते जाते पोजीशंस और स्ट्रांग हो रही हैं आपके दो ऑटो कंपनियों में, बजाज ऑटो और साथ ही साथ टाटा मोटर्स। नंबर्स दोनों के आपने अच्छे खासे पढ़ लिए हैं। आप भी क्या तेजी की पोजीशन लेने के पक्ष में इन दोनों दिग्गज काउंटर्स में, एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर? अग्रवाल साहब। बजाज ऑटो में हमारी बाय कॉल है। अगर आप देखो तो डोमेस्टिक मार्केट अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट से थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन डोमेस्टिक में जो नए लॉन्चेस हुए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से लिए गए हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट आई है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह आई है, मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि बहुत अच्छी बढ़त आज ही के दिन दिखा चुका है, थोड़ा सा अगर करेक्ट होता है तो मैं इसमें मध्यम से लंबी अवधि की बाय कॉल दूंगा 4250 के टारगेट के साथ। तो यह बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी, बट आज थोड़ा बढ़ गया है तो थोड़ा करेक्ट हो तो खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर इस वक्त जितनी बढ़त दिखा चुका है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए हो गया है, तो इस वक्त अवॉइड की सलाह रहेगी। ओके, चलिए वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, हम थोड़ा सा आज अनफेयर हुए हैं बजाज ऑटो पर। आज का स्टॉक ऑफ द डे रहा है और उसकी हमने पूरे दिन चर्चा ही नहीं की है, क्योंकि स्टॉक ऑफ द डे मैं उसको टाटा मोटर्स के ऊपर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि टाटा मोटर्स से तो एक्सपेक्टेड होता है कि रिजल्ट के बाद इस तरीके का मूव दिखाया। बजाज ऑटो से बहुत कम ये एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका था वेडनेसडे को, दोबारा आज रिएक्ट किया। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखिए आप, एक बजाज ऑटो की फ्यूचर्स प्लेट लेकर आइए, 27% का ओपन इंटरेस्ट जंप। आज ये इकलौता स्टॉक है जहाँ पर आपने रीजनेबल क्वांटिटी में लॉन्ग देखे हैं। हाँ, परसिस्टेंट में भी थोड़े से लॉन्ग बने, लेकिन लॉन्ग अगर असली मामले में आज किसी स्टॉक में एक स्टॉक में बने तो वो है बजाज ऑटो। देखिए 27% का ओपन इंटरेस्ट जंप। कंपेयर करिए डिक्सन टेक से, जहाँ 46% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है शॉर्ट साइड पर, करीब करीब 20% स्टॉक नीचे है। और निफ्टी बैंक जहाँ पर 32% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा है। एसबीआई में 21%, एसबीआई, एसीसी, कोल इंडिया सारे के सारे शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन बजाज ऑटो में एक 27% का बिल्डअप है। राजेश अग्रवाल जी, एक बजाज ऑटो पर एक व्यू दीजिए अपना, क्योंकि ओके सॉरी राजेश सतपुते जी, एक बजाज ऑटो पर एक टेक्निकल व्यू दीजिए, यहाँ से क्या व्यू होगा स्टॉक पर? अनुज, अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल डेटा भी देखें, तो आप देखिए करीबन 27% ओपन इंटरेस्ट आज एफएनओ का पहला दिन है और ऐसे मार्केट में, सो दैट इज डेफिनेटली कमेंडेबल। तो मुझे लगता है कि इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के एज ए बीटीएसटी इसका टारगेट सेट करें हम करीबन 4100 का। तो अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ बनता है, 3940 का सपोर्ट है। तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा। सो 3920 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो लॉन्ग पोजीशन आप लेके जाइए, और जैसे मैंने कहा इसका टारगेट होना चाहिए 4100। तो लॉन्ग साइड का ट्रेड डेफिनेटली बजाज ऑटो एक टॉप पिक रहेगा आज के लिए। लो या टेक्निकल, तेजी का ट्रेड बजाज ऑटो में 4100 टेक्निकली टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 222 रुपए की बढ़त आज इस स्टॉक ने दिखाई है। शानदार नतीजे, और सभी ब्रोकरेजेस ने कहा स्टॉक में एक मौका है, तेजी की पोजीशंस और बढ़ेंगी। थम्स अप दिया था ब्रोकरेजेस ने, उसका भी फायदा। अच्छा, एक और ट्रेड जो हमने पिछले सत्र यानी कि वेडनेसडे को मैप किया था क्लोजिंग के दौरान ही, वो है आईटीसी। 345 346 पर आ चुका है स्टॉक, 2% ऊपर। बजट से ठीक पहले यहाँ पर तेजी की पोजीशन बढ़ना इंटरेस्टिंग है। अमित, आपकी राय क्या रहेगी? ये तेजी क्या आपको लग रहा है आगे और एक्सट्रापोलेट की जा सकती है? कैरी करेंगे ट्रेड? डेफिनेटली आशीष मैम, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। आज गैप के साथ आईटीसी ने अपना एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजिशनली 355 से 360 के टारगेट्स पॉसिबल है। स्टॉप लॉस इसका हम 340 का रखेंगे। आईटीसी आपकी स्क्रीन पर आप देखें 346 पैकेट ट्रेड करता हुआ।
मीनवाइल जो पीवीआर का स्विंग था जनाब, वो बात करते करते अगर आप देखें इतना शार्प हो गया है कि अभी कुछ देर पहले डिस्कशन हुआ था उस पर, लगभग मेरे ख्याल से ड्यूरेशन थी 3:01। जरा आप 3:01 से लेकर लगभग आप अब तक का सफ़र देखिए, 50 रुपये ये स्विंग दे चुका है। 1753 इस क्लोजिंग का मतलब ये है कि एक अटैम्प्ट लिया था इसने 4 जनवरी को, एक अटैम्प्ट लिया था इसने 12 जनवरी को, एक अटैम्प्ट लिया था इसने 13 जनवरी को, एक अटैम्प्ट लिया था इसने 16 जन को, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था। लेकिन ये एक और अटैम्प्ट है टू हिट इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड। याद रखिएगा 2 एवरेजेस एक साथ एक जगह कोलाइड हो रहे हैं। 1757 पे जो मतलब CMP है वहाँ से लेकर लगभग 1765 के बीच में, यानी 10 रुपये के अंतराल में 2 लास्ट ड्यू एवरेजेस यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं। राजेश जी एक हल्का सा व्यू ऐड कर दीजिएगा। राजेश सतपति जी, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मान लीजिए मैं लॉन्ग था और मैं लॉन्ग कैरी कर रहा हूँ, मंडे ओपनिंग अगर इसकी 1760 1780 के ऊपर होती है तो कौन सा जोन खुल सकता है पीवीआर में? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है पीवीआर में जो टारगेट बनता है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ क्योंकि कैश और फ्यूचर में डिफरेंस है यहाँ पे। तो अगर फ्यूचर आप लेके जा रहे हो तो देखिए 1700 के ऊपर फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और आप इसका जो टारगेट बनता है करीबन 1755 से 1760 करंट लेवल से आप कह सकते हैं 50 पॉइंट तो मिलने चाहिए पीवीआर में एज ए BTST। तो आपको 1700 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 1685 का स्टॉप लॉस रखना है और 1750 1760 ये टारगेट एज ए BTST पीवीआर के लिए सेट करना है। ओके चलिए अब 2 चीज़ें करते हैं। एक तो पहले बता देते हैं कि एक बैन का अपडेट, हालांकि फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज़ है लेकिन हाँ फर्स्ट डे में ही बैन में जा सकता है अंबुजा सीमेंट। 107% यहाँ पोजीशन क्रॉस हो चुकी है तो मोस्ट लाइकली बैन में चला जाएगा ये। तो क्या यहाँ से और गिरेगा, एक कवरिंग आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 107% पोजीशन यहाँ पर अंबुजा सीमेंट में, तो सीरीज़ के पहले दिन ही बैन में आता हुआ। अब लेकर आइए निफ्टी का चार्ट और एक बार वो जो ऑफ डेज लो वो दिखा दीजिए। एक उस समय जो स्मॉल मर्सी लग रहा था निफ्टी पर, अब एक्चुअली वो अच्छी खासी रिकवरी बन गई। 0.25% की रिकवरी है अब ये डेज लो से निफ्टी में। और ठीक है, मतलब ओवरऑल टेक्सचर में बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी आपको कंसिडरिंग वेडनेसडे को भी काफ़ी गिरे थे, लेकिन 132 पॉइंट रिकवर हुए हैं लो से और एग्जैक्ट 17,500 से 17,493 तक गए। और इस क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं एक तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास निफ्टी जाकर बंद हो रहा है। तो एक अटेम्प्ट तो उसने सिक्योर किया है यहाँ पर निफ्टी में। और फ्राइडे को कई बार एक्सेसेस हो जाते हैं मार्केट में। एक बार मिड कैप इंडेक्स भी लेकर आइए इंट्राडे, उसमें भी देखते हैं रिकवरी। मिड कैप इंडेक्स की रिकवरी देखिए आप, लोअर लेवल से करीब 1.5% की रिकवरी है ये, और ये अच्छी खासी रिकवरी है। अभी भी 1.4% नीचे बंद हो रहा है अष्टा, लेकिन नीचे में करीब ये 2.9 तक गया था। तो पॉइंट्स में देखिए कितनी रिकवरी है, 376 पॉइंट की रिकवरी है मिड कैप इंडेक्स में और 427 डाउन है। तो मतलब ऑलमोस्ट आधी रिकवरी इसने दिखा दी। जो एक टाइम पे 800 पॉइंट डाउन था, अब सिर्फ करीब 400 पॉइंट डाउन रह गया। तो ये एक अच्छी रिकवरी है। और ये जो क्लोज है मार्केट में, ये थोड़ा सा एक जो बुल्स हैं उनको एक जैसे कहते हैं ना, एक उम्मीद दिखाएगी, एक छोटी सी किरण सही, जैसा डूबते को तिनके का सहारा वाली बात सही, लेकिन एटलीस्ट एक होप तो है कि 17,500 एक बार के लिए तो मार्केट डिफेंड करेगा। अब वो उसके बाद 2 दिन रह जाएंगे बजट से पहले, और उन 2 दिन में क्या 17,500 हम डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अब हम बजट में जा रहे हैं बहुत लाइट और काफ़ी डर के साथ। तो एक अदानी वाला इशू खैर अपनी जगह है, लेकिन अगर बजट को लेके भी मार्केट में कोई डर है तो उसको तो मार्केट ऑलमोस्ट पूरा पचा के ही जा रहा है गोइंग इनटू द इवेंट। जी हाँ, तो ये फिलहाल एक पॉजिटिव कि हम 17,600 के ऊपर होपफुली टिकते हुए दिखाई देंगे। चलिए, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को खुलासा होता है खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता का। हैंड्स डाउन अब की बारी स्वाति होतकर ने एक अच्छी लीडरशिप कमा ली थी और यही विजेता बनी है। नियरली 16% के रिटर्न्स इनके, 10% के रिटर्न्स आशीष कयाल के, करीब 2% के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी के रहे। तो स्वाति होतकर बनती है खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते की। कांग्रेचुलेशन स्वाति। एक पेचीदा हफ्ता, एक दिन की छुट्टी मिली, लेकिन आज काफी झटके लगे हैं मार्केट को। और आपने इनफैक्ट एक तो आइनॉक्स लीजर पिक किया था तेजी की तरफ, उसका खूब फायदा मिला है। कंसिडरिंग पीवीआर ने भी आउट परफॉर्म किया। कोई ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है आज से कल में अभी भी कैरी किया जा सकता है, अगले हफ्ते होल्ड करना चाहिए? मैं देख रही हूँ वीआईपी ने 2% के रिटर्न्स कमाए, इमामी था, आइनॉक्स तो था ही आपके पोर्टफोलियो में। Yes, thank you first of all for congratulating me. Yes, मुझे 2-3 स्टॉक्स ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिया है, जो कि बिरला सॉफ्टवेयर, प्रिज्म जॉनसन्स ने, देन शैलेट में। ये तीनों स्टॉक्स में 4-4 टक्कर दिए विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज में मेरे ऑलमोस्ट 10% हो गए थे। लास्ट वीक हम लोग ने देखा काफी स्ट्रगल था वेडनेसडे के सीरीज में, उधर कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना है। आज जिस हिसाब से मोमेंटम में
नेगेटिव ही देख रही थी, बट मैं कंटिन्यूसली एम्फसाइज करती कि ये स्टॉक स्पेसिफिक है। मैंने 2 कॉल आज जनरेट किए, एक तो आइनॉक्स लेजर एंड सेकंड इज इमामी। ये दोनों काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है। इमामी अभी भी मैंने बुक नहीं किया, आई बिलीव कि इसमें स्ट्रेंथ अभी भी कंटिन्यूड हो सकते हैं, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 450 टू 460 के रेंज में। डेफिनेटली ये मार्केट व्यू मेरा अभी भी कॉशियस है। मुझे लगता है 17,400 17,200 के लेवल अभी भी रिटेस्ट कर सकते हैं ऑन अ डाउन साइड। ये शॉर्ट ल्यूड पुल बैक रैली है हर्षदा जी, ज्यादा कोई मेजर टर्न अराउंड हमें नजर नहीं आ रहा है। एक बार 18,000 के ऊपर जाती है मार्केट एंड वहां पे सस्टेन होता है निफ्टी, तो ही हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिलेगा। बट एट द करंट लेवल व्यू मेरा अभी भी बेरिश है। स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, यही मैं कंटिन्यूस एम्फसाइज कर रही हूँ ईच एंड एवरी डे शो में। तो आप अच्छे खासे स्टॉक्स ढूंढिएगा जिनमें काफी ट्रेंड रिवर्सल्स हमें नजर आ रहे हैं, वो स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ऐसे स्टॉक्स जहां पर ट्रेंड रिवर्सल है, ऐसे स्टॉक्स जहां पर स्ट्रेंथ है, उन पर फोकस कीजिएगा। इंडेक्स के ट्रेड से अभी भी दूरी बनाए रखने की सलाह स्वाति होतकर की भी। कांग्रेचुलेशन स्वाति, इट्स बीन ग्रेट हैविंग यू ऑन बोर्ड फॉर द शो। तो ये बढ़िया प्रदर्शन रहा और लगा था एक ऐसा हफ्ता जहां पर हमारे जानकार भी हाथ उठा देंगे इतनी वॉलेटिलिटी में क्या ट्रेड दे, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स सबने आपको कमा कर दिए हैं। चलिए आखिरी 3 मिनटों में हम उतर रहे हैं। 1-2 ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर हमने देखा है हर टिक के साथ दरअसल मजबूती ही बनी है। इन द लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में भी तेजी की पोजीशंस देखिएगा आप। एक बार चेन्नई पेट्रो को जाते जाते वहां पर अच्छा खासा मूव तेजी का बनता हुआ। HDFC लाइफ में हमने देखा है लास्ट आवर में अच्छी खासी खरीदारी, 0.5% ऊपर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरी 2 मिनटों में आज की जो तेजी है, तेजी के कुछ स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फिर ऑफ कोर्स बाजार को डाइसेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि इन स्टॉक्स ने भारी भरकम खींचा है नीचे इस मार्केट को। वीकली परफॉर्मेंस के लिहाज से 2 ट्रेड्स आपके सामने अब रखते हैं। एक है टाटा मोटर्स जो इस हफ्ते 10% की कमाई करके जा रहा है, आज 6% के गेन्स और प्री नंबर्स इसमें थोड़ी सी खरीदारी हुई थी तो 10% ऊपर ये वीकली आधार पर। बजाज ऑटो 10% ऊपर वीकली आधार पर, ITC 3% ऊपर वीकली आधार पर, और यही हाल मारुति, HUL और TCS का है। 2.5 से 3% की तेजी इन स्टॉक्स ने वीकली बेसिस पर दिखाई है। लेकिन वीकली बेसिस पर जो धुलाई हुई है वो दरअसल पूरे बाजार की हुई है और अदानी ग्रुप शेयरों की हुई है। बहुत ही कठोर हफ्ता रहा है। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हमने देखा एक तरफा बिकवाली का प्रेशर, आज वो बिकवाली और भी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी और इससे पूरे ग्रुप में दबाव रहा और ये दबाव दरअसल थोड़ा सा एक्सपोर्ट हुआ निफ्टी बैंक की तरफ भी, इसीलिए आज निफ्टी बैंक में 3% तक का करेक्शन देखने को मिला है। ICICI बैंक, कोटक, SBI जैसे स्टॉक्स, इन सब में बिकवाली 4% के कट्स आज देखने को मिले हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बहुत कम एक्सपोजर है इन बैंकों का, लेकिन सेंटिमेंट आज बिगड़ा है बैंकिंग काउंटर्स में, यहां पर बिकवाली हावी। आज तो निफ्टी IT का साथ नहीं था, 250 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला, जहां पर पिछले सत्र में आपको याद होगा वेडनेसडे निफ्टी IT का थोड़ा सा सहारा। ऑटो कंपनियों की हम बात कर रहे थे, बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स की बदौलत 1% ऊपर वो निफ्टी ऑटो का इंडेक्स जाकर टिकने में कामयाब। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब आज के दिन, नियरली 2400 से ज्यादा गिरने वाले शेयर, 500 से कम बढ़ने वाले शेयर, और हर पॉकेट में हमने देखा है वीकनेस आज के दिन ऑटो को छोड़कर। आपके लिए लेकर आते हैं हीट मैप। आखिरी 20 सेकंड साफ हो जाएगा कितना प्रेशर देखने को मिला इस मार्केट में। तो पूरी की पूरी स्क्रीन इनफैक्ट ज्यादातर समय तक नेगेटिव थी, कुछ ही काउंटर्स थे जहां पर तेजी थी। तेजी की तरफ हमने ऑटो कंपनियों का जिक्र किया, लेकिन FMCG नहीं भूल सकते क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज, DV, सिप्ला जैसे काउंटर्स में हमने देखी है खरीदारी आज के दिन। जहां पर अंबुजा ACC में धुलाई हो रही थी, अल्ट्राटेक थोड़ा सा स्टेबल था। अंबुजा ACC इसीलिए टूटे क्योंकि यहाँ पर अदानी ग्रुप से संबंध है। अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज 20% नीचे, पोर्ट में 15% का नुकसान देखने को मिला। बैंकों में एक्सिस हो, HDFC हो, ICICI हो, SBI हो, इंडसइंड बैंक हो, सब में बिकवाली देखने को मिली है। कुछ तो 4% से ज्यादा भी कमजोर रहे हैं आज रिलायंस में भी हमने देखा पोजीशंस अच्छी खासी अनवाइंड हुई है, करीब 2% के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिका है। टेक महिंद्रा नतीजों से पहले 2% नीचे, L&T नंबर से पहले 0.5% नीचे। टेक महिंद्रा के साथ आप देखिए ना TCS चला, ना इन्फोसिस, ना HCL टेक, इनमें दबाव देखने को मिला है। तो ये वो वीकर काउंटर्स रहे हैं आज के मार्केट के। आज झटका जरूर लगा, 17,500 के हम नीचे गए और वहां से मार्केट थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया है। फाइनली 17,609 पर जाकर इंडेक्स जाकर टिका है।
वो एक स्थिति थोड़ी बहुत। और आपके लिए निफ्टी बैंक 40,361 पर जाकर टिकता हुआ। ये है आज का क्लोज। एक बहुत ही एक छोटा हफ्ता, लेकिन एक वॉलेटाइल और एक पेनफुल हफ्ता। अब लेकर आते हैं सीधा सौदा में किस तरह का परफॉर्मेंस आशीष और नीरज की तरफ से रहा आज के इस पूरे मूव के मद्देनजर। तो तिरुमलाई में एक शॉर्ट कॉल दिया था, ब्लू डार्ट में कमजोरी का कॉल दिया था क्योंकि नंबर्स खराब थे, तो वहां पर वही रिएक्शन रहा। टाटा मोटर्स और जिंदल सौ तेजी की तरफ आशीष के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। लेकर आइए यतिन के टॉप परफॉर्मर्स। और आई बेग योर पार्डन, आदत होगी नीरज बोलने की, यतिन ने आज मुकाबला में साथ दिया था आशीष का। तो काबरा एक्सट्रूशंस और अरविंद तेजी की तरफ के थे, लेकिन टाटा स्टील लॉन्ग और प्रीमियर एक्सप्लोसिव मंदी के ट्रेड्स रहे, जहां पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दी। ये है वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस सीधा सौदा की तरफ से। 17,600 नए हफ्ते की शुरुआत अब ऑफकोर्स सोमवार को होगी, लेकिन आज का दिन नई सीरीज का आगाज हुआ है। एक वीकर नोट पर भी जी हाँ, वीकर नोट पे हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर मंडे और पूरे फुल बजट एक्शन में। और आई होप आपसे अगली मुलाकात मुंबई स्टूडियोज में होगी, फिर सोमवार को सुबह मॉर्निंग कॉल में हर्षदा, आशीष और नीरज जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।